दोस्तों देश की लड़कियों ने देश का सर जो है वो शान से ऊंचा कर दिया। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये लाइव है स्टेडियम से, ये नीरज चोपड़ा साहब के द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई। ये लास्ट मोमेंट है जब यहाँ पर जीता गया ये पर्टिकुलर मैच। सबसे शानदार बात क्या है कि पहली बार देश की हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिला है। अंडर 20 वर्ल्ड कप जो होता है उसमें जो खासकर लड़कों का होता है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग जीत चुके हैं, पर वुमेन्स के द्वारा ये पहली बार यहाँ पर जीता गया है। तो सोचो कितने गर्व की बात है कि देश की बेटियों के द्वारा देश का नाम रोशन कर दिया गया भाई साहब। तो हिस्टोरिक मोमेंट बोल सकते हैं। और मुझे तो बड़ा ही एक तरीके से अच्छा लगा कि नीरज चोपड़ा साहब जो है वो वहाँ पर उस टाइम पर अवेलेबल थे और उनके द्वारा ये लाइव मोमेंट कैप्चर किया गया। तो है ना एक तरीके से गर्व की बात यहाँ पर। ये खतरनाक चीज़ मुझे क्या लगी यहाँ पर, अभी देश के लड़कों ने जो है इंग्लैंड की लड़कों वाली टीम को हराया था अंडर 19 वाली, और लड़कियों ने लड़कियों वाली टीम को उठा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये लग रहा होगा इंग्लैंड को तो भाई साहब इंडिया ना हाथ धो के पीछे पड़ गया मेरे, उन्हीं 200 साल का बदला लेंगे अब। ये इस तरीके से कूट रहे हैं बेसिकली ग्राउंड में दुनिया के सामने। तो पर्सनली यार मतलब दिल खुश हो गया सुन के। तो सैल्यूट है इंडियन क्रिकेट टीम को। और सोचो अभी तो ये अंडर 19 ही है, पूरी ज़िंदगी इनके सामने पड़ी हुई है। आगे परफॉर्मेंस देखना इंडियन क्रिकेट का, जो खासकर वुमेन टीम का करियर जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि चमकने वाला है। बिल्कुल जैसे हम लोग बेसिकली जो मेंस क्रिकेट देखते हैं सेम पैटर्न में आप लोगों को वुमेन क्रिकेट भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। एक और बहुत बड़ी बात अभी देश में खासकर जिसके बारे में बात की जा रही है, IPL जो अभी तो आप लोग लड़कों का देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, अभी वुमेन्स के लिए भी यहाँ पर ये स्टार्ट करने की बात की जा रही है देश के अंदर में। तो बहुत कुछ है यार आने वाले टाइम में। वो नहीं कहते कि आने वाला भविष्य बड़ा ही सुनहरा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, सब लिखिएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। देश के लिए गर्व की बात है, देश की बेटियों ने नाम यार वास्तव में रोशन कर दिया। तो आज पार्टी सब अपना मुंह मीठा करना, ठीक है, जो भी मिले खाने पीने में अच्छे से अपना जिसको जो भी मिले, पर मुंह मीठा जरूर करना यार। वास्तव में गर्व की बात है, वो भी बाहर जाकर, साउथ अफ्रीका के अंदर बेसिकली हराया जाकर, यानी कि अपने घर की टीम पर हराना तो फिर भी कहते हैं कि घर का माहौल था, घर में हरा दिया भाई साहब, कंफर्टेबल जोन में थे, दूसरे देश में हरा जाकर बेसिकली हराए। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और ऐसे देश को जहाँ पर एक तरीके से सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं, हमारे यहाँ पर कई बार सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। तो सैल्यूट है यार टीम को। हाउस द जोश, हाउस द जोश। ये है INA जिसको आप लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, और प्यार से बोलते हैं बैलेंस डाइट। 30 तारीख की बैलेंस डाइट में इतना कुछ होगा कि आप लोगों को बेसिकली सेहत बन जाएगी पढ़ाई के मामले में। लगभग 1.5 घंटे के करीब आप लोग मेरे साथ में रहिएगा और उसके बाद में देखिएगा क्या मजा आप लोगों को आने वाला है। पूरे दिन तरोताजा फील करेंगे। एक मोटिवेशनल कोटेशन होगी, पर्सन इन न्यूज़ में एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो कि रियलिटी में आप लोगों को मोटिवेट करेगी। एक इंपॉर्टेंट डे जानेंगे, मुगल गार्डन के बारे में कुछ बातें करूंगा जिससे आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है बैकग्राउंड से। इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन तो समझेंगे। इजिप्ट के लीडर की कहानी आप लोगों को बताऊंगा जो सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे कि वो इंसान प्रेसिडेंट की गद्दी पर कैसे बैठा। ठीक है, बताइए कौन थे अभी हमारे देश में जो चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर। पासमीना वुल सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे भाई साहब। दुनिया में सबसे महंगी अगर कोई कपड़ा बनाया जाना है इस पर्टिकुलर वुल से तो ये है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूँ, बाकी आर्टिकल में बताऊंगा बहुत सारी बातें। कौन है मिनामेंट मित्रा, कौन है और ये स्कीम किस पर्टिकुलर पर्पज़ की है, तो एक स्कीम पूरी कवर करूंगा बहुत अच्छे से। वीर गार्जन एक एक्सरसाइज है, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। झारखंड की हालत देखकर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई साहब ये सही हो रहा है और किस तरीके से चीज़ें हो रही है। झारखंड ने अपना एनालिसिस किया है अभी। उन्हें कहते हैं जैसे मैं कहता हूँ बैठकर एक बार एनालिसिस कर लो जिंदगी कैसे चल रही है। तो झारखंड ने एनालिसिस कर लिया, उसको समझ में आ गया कि सही नहीं चल रही है। कैसे नहीं चल रही है बातें करेंगे। UNDP के बारे में तो बातें करूंगा ही करूंगा। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बातें करूंगा और क्या फ़ायदा है बातें जानेंगे सारी। वहाँ पर बात की जा रही है बिग बी अमिताभ बच्चन जी नहीं है, ये जो बिग बी है ये बेसिकली बात करूंगा मैं आप लोगों से गूगल के बारे में। क्या है समझेंगे आर्टिकल में। ये आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था तो रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन पूछूंगा कई सारे दबाकर, ठीक है, पता चलेगा उससे। 6-7 न्यूज़ इसके अंदर में है, 4 इसके अंदर में है और 4 इसके अंदर में है, यानी कि नेशनल लेवल की न्यूज़ छोटी छोटी होंगी 7, लगभग 6-7। ये इकोनॉमी वाली 4 न्यूज़ होंगी और वर्ल्ड वाली 4 न्यूज़ होंगी। इसके बाद में एक छोटी सी टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। CSET का एक क्वेश्चन भी होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और ये आइलैंड देखकर आप लोगों का मजा ना आ जाए तो बता देना, मेरा तो देख के मन कर गया, मैंने कहा घूम के आना चाहिए यार यहाँ पर, ठीक है। और ये होगा आप लोगों का 5 वोकेबलरी जो कि आप लोगों को अंग्रेज बनाने का काम करेगी। हर जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। अंग्रेजी बोलनी है, समझनी है, लिखनी है। इसी के साथ में आज के SLV कमांडो हैं जिनका नाम है IAS स्वीट। बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दिए गए हैं। टकटकी लगाकर लेक्चर देखना, आप भी इसी तरीके से आंसर दे पाओगे।
तो ये पूरा डिस्कशन रहने वाला है। सोर्सेज क्या क्या रहते हैं? सोर्सेज रहते हैं हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जहाँ से भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए वो लेकर आ जाता हूँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, प्लस आंसर राइटिंग भी आप लोगों की रहेगी, प्लस स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की रहेगी, प्लस एक छोटी सी टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी। तो हर तरीके से आप लोग को सशक्त नागरिक बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये है बेसिक बातें, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में। इलोन मस्क साहब के बारे में पढ़ रहा था अभी, तो पता चला कि उस इंसान ने अपने जन्मदिन वाले दिन पूरे 24 घंटे काम कर कर बिताए। तो जो कहता है कि इंसान जो है वो काफ़ी जीनियस है, पर लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि जीनियस शब्द बाद में आता है, पहले आती है उस इंसान की मेहनत। जो इंसान आज की डेट में दुनिया का सबसे अमीर इंसान की कैटेगरी में आता है और वो 24 घंटे काम कर कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? वो बच्चे जिनको लगता है कि 4-4, 5-5 घंटे पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है यार। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिस्टमेटिक वे में अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं और मिनिमम एटलीस्ट 8 से 10 घंटे यानी कि 8 से 10 घंटे वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग घर के कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, आप लोगों के आसपास आप लोगों के मम्मी पापा घर वाले मजे में एक तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और बस आप लोग 2-4 घंटे पढ़ के लगने लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया, तो नहीं भाई। देखो जाकर लाइब्रेरी में लोग जो हैं अपनी सीट पर बैठे बैठे उन्हें कहते हैं कि नीचे से जो बैठे बैठे जो टुई, मिल्खा सिंह मैंने बोलता है टुई जो है दुख गई है बैठे बैठे इंसान की, तो उन लोगों के साथ में आप लोगों का कंपटीशन है। तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में जो क्लैरिटी है वो लेकर आओ और अपने टारगेट को सही तरीके से फोकस करने की कोशिश करो और ये बोलना बंद कर दो कि वो जीनियस है इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। जिस भी इंसान को आप लोग ज़िंदगी में जीनियस बोलते हो ना, कभी जाकर उसके साथ एक दिन बिता के देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो जीनियस है या फिर मेहनती है। तो हार्डवर्क 99% होता है और जो टैलेंट होता है वो 1% आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इंसान मेहनत इतनी करता है कि सामने वाला जो है वो डर जाता है उसकी मेहनत देख के और वो उसको जीनियस बोलने लगता है। खुद सोचो 24 घंटे इंसान जो है, एक ऐसा इंसान जो कि शानदार तरीके से अपने बर्थडे को कहीं पर भी जाकर सेलिब्रेट कर सकता था, उसने पूरा दिन काम कर कर बिता दिया। बोल लो अब जीनियस, ये तो नहीं बोलोगे कि उसने हार्डवर्क किया 24 घंटे बैठ के बंदे ने कितने शानदार तरीके से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर दो। आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा यार। और इसीलिए कहता हूँ कि कल कितने घंटे पढ़ाई की, आज कितने घंटे पढ़ाई की और कल कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हो, एक चार्ट बना लो, उसका एक प्रॉपर चार्ट बना लो और देखो कि एवरेज कितना निकल के आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मशीन हो, डेली आप लोग 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ोगे, नहीं। किसी दिन आप लोग 6 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन 7 घंटे पढ़ोगे, किस दिन 8 पढ़ोगे, किस दिन 4 पढ़ोगे, पर लेकिन जो एवरेज आना चाहिए ना आप लोगों का, वो 8 से 9 घंटे आने चाहिए पूरे सप्ताह का जो एवरेज है। ये आप लोग दिमाग में जरूर क्लियर रखना। आज अगर 5 घंटे पढ़े हैं तो कल जो है 3 घंटे एक्स्ट्रा कहीं से निकालने हैं। कल अगर 7 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, इसको 11 घंटे लेकर जाओ। आज गलती की है ना, कम पढ़ लियो, कल एक्स्ट्रा पढ़ो। अगर रनिंग कर रहे हो ना, आज मन नहीं कर रहा है, एक कम चक्कर कम लेकर आना है, तो उसके लिए अपने आप को पनिश करना स्टार्ट करो भाई। अपने आप को अगर पनिश नहीं करोगे, अगर अपने आप को कंफर्ट जोन में रखोगे, तो कंफर्ट जोन हमेशा लोगों को बर्बाद करता है। ये जो रजाई होती है, ये जो मज़ा आता है मोबाइल देखते देखते टाइम वेस्ट करने में, सब कर सकते हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग दिमाग लगा रहे हैं कर बहुत कुछ हासिल कर लिया आप लोगों ने, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं पर ही यूटिलाइज करो। मोबाइल है अपना काम करने के लिए तो उससे काम करो। अगर सोने के लिए अपने आप ने डिसाइड किया है इतने घंटे तो उतने घंटे सो, पर उसके बाद में उठ जाओ अगर अलार्म बजता है। ये नहीं कि और 5 मिनट और 10 मिनट सो लेते हैं, यहीं से ही आप लोगों का दिन जो है वो बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। ये वीडियो आती है डेली मॉर्निंग में 6 बजे। 6 बजे से अपने दिन को आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। सोचो 8 बजे तक कितना कुछ आप लोग कवर करके बैठ जाते हो और उसके बाद में फिर देखो कितने मोटिवेशन के साथ में दिन स्टार्ट करोगे। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि एक हफ्ता ये वीडियो देखो टाइम पर 6 बजे, उस टाइम पर अपना शेड्यूल देखना और 2-3 दिन जो है बिना इस वीडियो को मॉर्निंग में देखे उठो और अपना शेड्यूल देखना और दोनों में फ़र्क देखना। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद एक्सप्लेन कर देते हो कमेंट बॉक्स में आकर। तो थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आओ। आप लोगों की लाइफ है, सुधारनी भी आप लोगों को ही है, कोई और इसकी जगह आकर काम नहीं करेगा यार, ये बात ध्यान रखना। आज नहीं तो कल करोगे, रोकर करोगे, झिझक कर करोगे, टेंशन इरिटेशन पता नहीं क्या क्या कर लेकर करो, क्यों ना स्टार्टिंग में ही खुश रहकर कर लो और रिजल्ट अच्छा आएगा तो और मजा आएगा। तो अभी टाइम है, अपनी कमर कस लो, क्योंकि देखते ही देखते ये महीना जा चुका है। 30 तारीख है आज इस महीने की, यानी कि नए साल का एक महीना गायब हो चुका है आप लोगों के हाथों में से। अभी नया मंथ और स्टार्ट हो जाएगा ठीक है, तो फिर देखना वो तो वैसे भी फिसल जाएगा हाथ से। क्यों? क्योंकि भाई साहब फरवरी है, सुना है ना, जनवरी जर फरवरी फर और मार्च में पेपर, तो यहाँ पर मार्च में नहीं, यहाँ पर मई में होगा। टेंशन मत लेना, लगे रहो, ठीक है।
कुछ ऐसा करके दिखाओ ना यार, जैसा इस इंसान ने किया है। लास्ट ईयर रोक दिया था इंसान को भाई साहब एंट्री करने से ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर में, फाड़ कर निकल के आया। एक बार रोकोगे, कब तक रोकोगे भाई साहब? हम हैं, हाँ तो हम हैं, ठीक है। नाम बताओ क्या है इंसान का। बाकी जो बातें हैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। पर्सनली न्यूज़ में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गेम्स यानी कि खेल में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कई सारी बातें वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बताना कौन है, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर, आज है 30 जनवरी और आज का दिन जो है वो हमारे देश में ये शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस 30 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली। कई सारे महान इंसान ये कहते हैं कि अगर गोडसे साहब के द्वारा उस दिन जिन्ना को गोली मार दी गई होती तो आज की डेट में पाकिस्तान न होता और आज की डेट में ये सारी सिचुएशन न देखनी पड़ती कि गोडसे साहब ने जो है गलत इंसान को चूज कर लिया गोली मारने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं खैर एक अपनी जगह है, पर लेकिन ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने पूरे देश को कनेक्ट करके रखा था उनको गोली मारी गई। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, पर लेकिन वो लोग होंगे जिन्होंने सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को बैठकर पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने चीज़ों को समझा नहीं है। गांधी जी के बारे में अगर आप लोग पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। आप लोग गांधी जी को कभी डिनाई नहीं कर सकते। अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। और मैं आप लोगों को कहता हूँ यार, एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आज भी दुनिया जो है एक तरीके से आश्चर्यचकित होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर रही होगी। अगर ये कुछ और दिन जिंदा रह जाते ना तो देश की सिचुएशन जो है वो कुछ और ही डायरेक्शन में आप लोगों को चलती हुई नजर आती। ये मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ हिस्ट्री का, पर जितना पढ़ा है मैं उसके बेस पर बोल रहा हूँ। एक कनेक्टिंग लिंक आप लोग बोल सकते हो भाई साहब इनको। अगर ये ना होते तो मैं ये मानता हूँ कि देश जो है वो जल्दी से आज़ाद न होता। ये वो बातें मैं बोल रहा हूँ जो आप लोग कभी बैठकर पढ़ो तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। कई सारे लोग बोल देंगे कि हाँ ठीक है नाथूराम गोडसे ने सही किया। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने बैठकर कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। 2-4 वीडियो देख लिए यूट्यूब पर इधर उधर से उठाकर और बस उसी के बेस पर आप लोग जो है अपनी हिस्ट्री का जो ज्ञान है वो बेसिकली यहाँ पर बता रहे हो। इन रियलिटी इस इंसान के बिना जो है आप लोग बोल नहीं सकते कि देश जो है वो आज़ाद हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि अकेले इन्होंने आज़ादी दिलाई है, पर जो एक बेस था ना वो भाई साहब आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। हर एक इंसान के साथ में मतलब बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी जो है उसको कनेक्ट करके चलना, एक लीडरशिप की क्वालिटी कहते हैं ना। जैसे आज के में जो कोई पर्टिकुलर लीडर का अगर आप लोग नाम ले दो तो वो सबको जोड़कर चलने वाला इंसान था, वो थे यहाँ पर महात्मा गांधी जी। अंग्रेजों को बहुत अच्छे से अंदर तक समझा इन्होंने। पहले उनके जैसे बनने की कोशिश की और फिर उसके बाद में जब समझ लिया कि हाँ कैसे हैं अंग्रेज, फिर समझ में आया कि वो कितना गलत कर रहे हैं, तो फिर उनकी जड़ें उखाड़ कर पूरा अपने देश को आज़ाद कराया। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, किस महान पर्सनैलिटी के द्वारा इनको बापूजी बोला गया था और किस महान पर्सनैलिटी के द्वारा इनको महात्मा बोला गया था? दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं और दोनों पर्सनैलिटी अपने आप में बहुत महान है। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है, ठीक है। और फिर से बोलूँगा जाकर एक बार पढ़ना जरूर। किसी मतलब एक तरीके से देख किसी भी इंसान के ऊपर, खासकर जिसने देश आज़ाद कराया, चाहे कोई सा भी फ्रीडम जो स्ट्रगल फाइटर जो एक तरीके से हमारा स्वतंत्रता सेनानी क्यों ना हो, उसके बारे में नेगेटिव बात सोचना भी मत कभी, क्योंकि उन्हीं की शहादत के ऊपर बैठे हैं आज की डेट में हम, जो खुले एक आसमान के नीचे आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो हमेशा उनको एक तरीके से सैल्यूट करना ज़िंदगी में। और एक तरीके से यार हमारे लिए तो भगवान है। अगर आप लोग देखो, अगर वो ना होते तो आज हम लोग कहीं ना कहीं जिल्ले इलाही कर रहे होते किसी अंग्रेज के आगे। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। एक स्टेप उठाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी यहाँ पर कई सारे बच्चों ने बोला कि सर ये सही है या फिर गलत है। देखो यार, सही और गलत चीज़ें बेसिकली कैसे होती हैं वो डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर डिसीजन ले लिया, ढंग से इंप्लीमेंट हो गया तो सही है, ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो गलत है। तो यहाँ पर मुगल गार्डन का नाम जो है वो अमृत उद्यान यहाँ पर किया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं सही किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत किया है, पर वो आप लोगों का डिबेट डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। आप लोग बस इतना याद रखना, पॉपुलरली इसको मुगल गार्डन बोलते थे, अब यहाँ पर इसको अमृत उद्यान बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये अभी चेंज किया गया। आज़ादी की हम लोग अभी 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग एक अमृत काल में एंट्री कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि 75 साल से लेके जो नेक्स्ट 25 साल रहेगी, यानी कि अगले आने वाली 100 साल, यानी कि 1947 तक हमारा अमृत काल चलने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को चीज़ों को लेकर चलना है। तो राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है उसको अमृत उद्यान बोला जाएगा। फरवरी माह में खुलता भी है। मुगल गार्डन आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा ही बेहतरीन प्यार। मुझे तो टुलिप जो यहाँ पर पौधा होता है ना उससे प्यार हो जाता है बेसिकली। जाकर देखना, मतलब दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का।
किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहाँ पर एडविन लुटियन के द्वारा यहाँ पर डिजाइन किया गया था। और मुगल और इंग्लिश जो यहाँ पर दोनों की एक तरीके से यहाँ पर झलक आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर में देखने को मिलेगी। इसके अंदर में अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर और भी कई सारी खूब, अब तो खैर चीज़ें बहुत सारी बढ़ गई हैं पहले के कंपेयर में, देखोगे तो आप लोगों को मजा आएगा। कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने डिसीजन को गलत ठहराया, क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिजाइन किया गया है ये मुगल गार्डन, बेसिकली जो मुगलों के द्वारा एक पैटर्न सेट किया था उस पैटर्न पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर यह भी है कि टाइम टू टाइम इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं। तो कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब ये मुगल गार्डन वाला जो एक पैटर्न हुआ करता था वो ब्रेक कर चुका है, इसलिए मुगल गार्डन बोलना सही नहीं होगा। मुगल गार्डन एक तरीके जो पार्क है ना, ये इस तरीके जो गार्डन है उनकी सीरीज है। जैसे जामा मस्जिद बोलते हैं ना आप लोग, किसी भी मस्जिद को जामा मस्जिद किसको बोलेंगे, वो मस्जिद जो उस सिटी की सबसे बड़ी मस्जिद होती है नॉर्मली उसको जामा मस्जिद बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी जामा मस्जिद आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मुगल गार्डन ऐसा नहीं कि मुगल गार्डन कोई एक गार्डन है, मुगल गार्डन एक सीरीज ऑफ गार्डन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये बोला गया कि जो ये पर्टिकुलर गार्डन है ये उस पैटर्न से चेंज हो चुका है फिलहाल के टाइम पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको मुगल गार्डन बोलना सही नहीं होगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि ये सही हुआ या फिर गलत हुआ। दोस्तों लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो जाकर टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में सैटरडे और संडे को नॉर्मली मैं निबंध देता हूं और आप लोगों को एक पर्टिकुलर एथिक्स का क्वेश्चन देता हूं। तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करो। एक अच्छे लेवल पर अगर आप लोग चाहते हो यूपीएससी को क्लियर करना तो वो आप लोगों के बेसिकली जो शेड्यूल है उसका पार्ट होना चाहिए। तो आंसर राइटिंग ग्रुप है यहाँ पर आप लोग देखते हैं, उस पर जाकर आप लोग अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। और एसएलवी पीडीएफ तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के मैप या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़, बहुत सारी और चीज़ें जो कनेक्ट है उनको पता होगा। तो तीनों ग्रुप हैं यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, चीज़ें अच्छे से लेकर चला करो और फीडबैक जरूर दे दिया करो यार। वीडियो जैसी भी आप लोगों को लगती है लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। इसको नहीं कहते कि प्यार बांटने से बढ़ता है, तो बता दिया करो जैसी भी है, जैसी भी आप लोगों को लगती है। और कोई डाउट है तो उसको पूछ लिया करो, ओके। दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यानी कि कवर को देख के किताब को जज मत करो कि इसके अंदर क्या होगा। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ पर इन पर्सनैलिटी के ऊपर जो कि हमारे देश में अभी रिसेंटली चीफ गेस्ट थे। नाम क्या है इनका बताइए। अभी हम लोगों ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया 2023 में, और उसमें यहाँ पर जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है यहाँ पर अब्दुल फतेह अल सीसी, इनको यहाँ पर हम लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया। पर लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो अच्छा ठीक है यार, एक इंसान है, बहुत ही एक तरीके से किसी कंट्री में चुनकर आगे होंगे, उस कंट्री के मतलब लीडर हैं और हमने उनको चीफ गेस्ट बना दिया। इसके ऊपर कई सारे न्यूज़पेपर में थोड़े से क्रिटिकल आर्टिकल लिखे गए हैं। क्रिटिकल मतलब इनकी थोड़ी सी जो जर्नी है जो प्रेसिडेंट बनने की, उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखे गए हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जब आप लोग जानेंगे तो आप लोग थोड़ा सा हैरान होंगे। तो पहले वो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ताकि इंसान को आप लोग जज करने से पहले उसका बैकग्राउंड समझोगे तो ज़्यादा फायदा रहता है, ठीक है। क्योंकि उससे पहले अगर जज करोगे तो पता चला भयानक आदमी निकल गया पीछे, पुतिन टाइप का या फिर किम जोंग उन टाइप का, तो फिर आप लोग जो है हैरान हो जाओगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँगा, जो कि जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमारे देश में एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर आए 74वां जो रिपब्लिक डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो यहाँ पर इनको बेसिकली इनवाइट किया गया हमारे देश के लीडर्स के द्वारा। पहले आप लोग इजिप्ट की लोकेशन देखिए अपने देश के कंपेयर में, तब आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये है हमारा प्यारा महान भारत, यहाँ से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे, ये आप लोगों को मैप में देखने को मिल रहा है इजिप्ट। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है इस देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनिया के रेस्पेक्ट में। अगर आप लोग देखोगे ये समझो कि एक कनेक्टिंग लिंक है दुनिया का। जब हम लोग बात करेंगे सुएज कैनाल के बारे में भी आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा, पर पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे किनके बारे में, लीडर के बारे में जो इजिप्ट के लीडर हैं। बात करते हैं, थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ मैं मैंने कहता है कि फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को, लेकर चलता हूँ 2011 में। 2011 में जो इजिप्ट के लीडर हुआ करते थे प्रेसिडेंट, उनका नाम था हुस्नी मुबारक। तो जब वो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, जो यहाँ पर इनको मैं सिस बोलूँगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो जो सिस साहब थे ये वहाँ पर क्या थे, ये उस टाइम पर उस देश के अंदर में मिलिट्री लीडर थे। मिलिट्री लीडर मतलब एक तरीके से डिफेंस के जैसे चीफ होते हैं ना, तो ये खासकर वहाँ पर डिफेंस के नहीं, एक इंटेलिजेंस जो है डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस थे ये, जो कि बहुत ही पावरफुल पोस्ट मानी जाती है इजिप्ट के अंदर में।
मतलब कहने का ये है कि जो भी आसपास घटना घट रही है देश के अंदर में, जो भी हो रहा है उसके ऊपर इनकी पूरी जबरदस्त कमांड थी। पर होता ऐसा है, जो कि प्रेसिडेंट थे यहाँ पर मुबारक साहब, कुछ घटना घटती है और वहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट है बेसिकली गिरती है और फिर नए प्रेसिडेंट वहाँ पर चुनकर आते हैं, जिनका नाम था मोहम्मद मोर्से। मोहम्मद मोर्से जो चुनकर आते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं यहाँ पर बेसिकली जो सिस से, और वो इनको अपना डिफेंस मिनिस्टर बना लेते हैं। तो अब इनके पास में एक पोस्ट जो थी वो बहुत ही पावरफुल पोस्ट थी। पहले ये जो थे एक डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री इंटेलिजेंस के, पर लेकिन अब ये क्या बन गए अभी एक ताकतवर पोस्ट इनके पास में आ चुकी है, पूरा डिफेंस जो है वो इनके कंट्रोल में आ चुका है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और पावर जो है आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, जो पावर जो है वो इंसानों को करप्ट करती है, ठीक है। तो पावर जो है वो इंसानों को करप्ट करती है, वो स्टेटमेंट यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे ही जो नए प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद मोर्से, उनके खिलाफ देश के अंदर में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। देखो प्रोटेस्ट किसी भी रीजन से हो जाता है, मान लीजिए देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, देश में मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या कोई ऐसी घटना घट गई जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उनकी और सिस की जो है बनी नहीं, और उन्होंने सिस को जो है बर्खास्त कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने सिस को डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट से बर्खास्त किया, तो सिस साहब ने बोल दिया ये ले, मतलब हम ही को हटा रहे हो, हम तुमको बचाए रखे हैं। तो सिस ने क्या बोला कि जो इंसान है जो प्रेसिडेंट बना बैठा है, ये प्रेसिडेंट बनने के काबिल नहीं है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो इंसान प्रेसिडेंट बना हुआ बैठा है, ये इंसान जो है इस पोस्ट के काबिल नहीं है और इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता। और ऊपर से हाथ में पावर थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बड़ी ही आसानी से जो है उनको ठिकाने लगा दिया गया। और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ऐसे नहीं कि दिमाग से काम नहीं लिया, बहुत ही दिमाग से काम लिया, खुद प्रेसिडेंट बन के नहीं बैठे। मतलब कॉलोनियल टाइम पे, इसका मतलब हिस्ट्री इन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी, ऐसे ही ना थोड़ी ना वहाँ पर एक तरीके से डिफेंस में इंटेलिजेंस के चीफ बन गए, और कोई तो एग्जाम देकर गए होंगे ना। तो वहाँ पर इनके द्वारा बखूबी शानदार अपना जो एक तरीके से यहाँ पर दांव खेला गया। देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। और आप लोगों को पता है कि जब प्रेसिडेंट अपॉइंट किसी को किया जाता है किसी लीडर के द्वारा, तो वो उन्हीं को फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि वो इनके रहमो करम पर यहाँ पर चलने लगे। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, इनको लगा कि बहुत हो गई आंख मिचोली, अब खुद से इलेक्शन लड़ते हैं। 2014 में यहाँ पर इलेक्शन बेसिकली यहाँ पर कराए गए, और उस टाइम पर भाई साहब जो वोटिंग हुई, मतलब वोटिंग क्या हुई, आप लोग ये समझो कि अपोजिशन के लीडर सब जेल में, ठीक है। इसी के साथ में वहाँ पर जो भी इनके खिलाफ जाता था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मतलब कोई भी का मतलब मैंने बोला कोई भी, उसमें चाहे कोई राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई वुमेन हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई कॉमेडियन हो, चाहे कोई इंसान हो, मतलब एक तरीके से सबको एक ठिकाना लगाया इन्होंने। और फिर देश के अंदर में इलेक्शन करवाए, तो कुछ लोग डालने वोट आए और कुछ लोग नहीं आए, तो जितने भी आए उनमें से इनको 96% वोट मिली। देखा क्या शानदार तरीके से पास हुए, वैसा यूपीएससी टॉप कर दिया। तो इसके बाद में ये इजिप्ट के बेसिकली क्या बन गए, इजिप्ट के बन गए प्रेसिडेंट। ये पूरी घटना जो है 2014 की मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। 2014 में जैसे ही ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट बनते हैं, 2015 के अंदर में इंडिया और अफ्रीका की समिट होती है बेसिकली, जिसको हम लोग एक काफ़ी शानदार तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। उसमें इनको इनवाइट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। और लास्ट अभी यहाँ पर इनको हम लोगों ने अभी 2023 में इनको चीफ गेस्ट भी बुलाया गया। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पर एक पैटर्न समझोगे, तो एक डिक्टेटर इंसान जो है वो एक प्रेसिडेंट है, यहाँ पर इस तरीके की इमेज दिखाने की कोशिश की गई इनकी कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा। पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो अपने देश में जैसा भी हो इंसान हमारे लिए फायदेमंद होना चाहिए। इसीलिए G20 की जो समिट हमारे देश में होने वाली है, इजिप्ट उसमें स्पेशल इन्वाइटी में है यहाँ पर, यानी कि उनको जो डिजिग्नेशन जो दिया गया है इजिप्ट को, वो एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमारे देश में आएंगे G20 की मीटिंग के अंदर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन बोल सकते हैं इंडिया का। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मैंने क्या बोल दिया, किसी के कान खटके थोड़े बहुत कि एक स्पेशल इन्वाइटी बना दिया इनको। आखिर क्यों, क्या ये G20 के मेंबर नहीं है? अगर कोई आप लोगों से पूछे कि इजिप्ट जो है क्या वो G20 का मेंबर है, जी नहीं, इजिप्ट जो है वो G20 का मेंबर नहीं है, पर फिर भी वहाँ पर उनको स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। किसी इंसान को अगर कोई दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा फेवर करने लगे तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। तो यहाँ भी कुछ काला है क्या? यहाँ काला नहीं, यहाँ पूरी दाल ही काली है। मतलब क्या है, दूसरों के लिए काली है, हमारे लिए तो बड़ी स्वादिष्ट है भाई साहब, दाल मखनी है। मतलब क्या है, अभी समझाता हूँ।
यहाँ पर इजिप्ट जो है मैंने बताया एक ऐसे जंक्शन पर बैठा है जो कि दुनिया के बहुत बड़े व्यापार को कंट्रोल कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, या फिर बोल सकते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी ये बहुत ही सूझबूझ का एक इलाज यहाँ पर निकल कर आया कि इस पर्टिकुलर रीजन में इजिप्ट जो है वो सहमत हो गया हमको कुछ जगह देने के लिए अपने एक इकोनॉमिक जोन के अंदर में। तो ये एक बहुत ही बड़ी जीत बोल सकते हैं इंडिया की इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में कि हमारा भी एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इजिप्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो हिस्ट्री उठाकर देखना, इवन आप लोग इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, 11th की एनसीईआरटी है, उसमें बकायदा एक कॉलम देकर समझाया गया है यहाँ पर सुएज कैनाल को, कि सुएज कैनाल चलने की वजह से अंग्रेजों ने कितनी आसानी से हमारे देश पर कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि पहले जो अंग्रेज हमारे देश में आया करते थे वो कुछ ऐसे घूम के आया करते थे, यहाँ से घूम घाम के आया करते थे हमारे देश में। पर लेकिन जैसे यहाँ से ये सुएज कैनाल बन गई तो भाई साहब छठ मंगनी और पट बिहा वाली बात हो गई, बहुत ही सस्ता रास्ता हो गया, फटाफट पहुंच गए देश में, माल पानी उठाया और निकल लिए। तो कुछ ऐसा माहौल आप लोगों को देखने को मिला। तो आज की डेट में इजिप्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश के तौर पर आ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सारी की सारी मुस्लिम कंट्री जो हैं वो बेसिकली चिढ़ती हैं इजराइल से, और अरब वर्ल्ड में एक सबसे अच्छा जो दोस्त है यहाँ पर इजराइल का वो है इजिप्ट, और इजराइल हमारा अच्छा दोस्त है। तो यहाँ से भी आप लोगों को यहाँ पर रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और आज की डेट में जो लीडर हैं इजिप्ट के वो अपना एक स्टैंड भी रखते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई इनको बोल दे कि ऐसा कर लो, पपेट हुए घूम रहे हैं, नहीं, इंसान जो है मिलिट्री का लीडर चुनकर आया तो अपना तो कुछ ना कुछ दिखाएगा ही। तो इसने अभी यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट की बात की है। एक तो सुएज कैनाल को बड़ा करने की बात कर रहे हैं, इसको बेसिकली लगभग एक इन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया। जो इनकी कैपिटल है कायरो, उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर एक नई कैपिटल बनाने की बात की गई शानदार तरीके से। तो पूरे एक तरीके से पावर को अपने शानदार तरीके से कंट्रोल में किए हुए हैं। तो ये आप लोग यहां पर समझिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का हो जाता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत ही ज्यादा फेमस है यहां पर एक नाइल रिवर, जो कि अफ्रीका के अंदर में काफी बड़ी रिवर है। यहां पर ये दो पर्टिकुलर जो लेक हैं उनसे निकलकर आप लोगों को देखने को मिलती है। एक का नाम है लेक टना, इससे निकलकर आती है ब्लू नाइल, ठीक है। दूसरी का नाम है यहाँ पर, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, लेक विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया बहुत फेमस है यहाँ पर, ठीक है। यहां से निकलकर आती है व्हाइट नाइल, ठीक है। जैसे मैंने बोला था मैप में आप लोगों को लेफ्ट साइड में व्हाइट नाइल दिख रहा है और राइट साइड में यहाँ पर ब्लू नाइल। तो दिल, यानी कि जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, तो इंसान का दिल जो होता है वो साफ रहता है, साफ मतलब व्हाइट रहता है। तो व्हाइट जो हो गया वो है लेक विक्टोरिया, और उसी इंसान की जीत भी होती है, विक्ट्री होती है। तो लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकल कर आ रही है, इसी के साथ में लेक टना से ब्लू नाइल निकल कर आ रही है, और दोनों जाकर कहां पर मिलती हैं? खार्तूम के अंदर मिलती हैं। और ये कहां पर है? ये सूडान के अंदर में है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फेमस रीजन है यहाँ पर ये खार्तूम, ये भी आप लोग याद रखिएगा, मीटिंग पॉइंट है दोनों का पर्टिकुलर। और आसवांग एक डैम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काफी बड़ा डैम बनाया जा रहा है इजिप्ट के द्वारा। इसके ऊपर कई सारी बातें भी बोलेगी, हालांकि डैम तो कई सारे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और आगे चलकर ये कहां पर गिरती है? ये जाकर गिर जाती है मेडिटेरेनियन सी के अंदर में। तो ये पर्टिकुलर रीजन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां तो मैंने इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में इसलिए बता दिया, इजिप्ट के लीडर हमारे देश में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन अलग तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। पर लेकिन ये जो रीजन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो मैंने आप लोगों को इन लीडर के बारे में पूरा समझा दिया, तो आप लोगों के माइंड में एक क्लैरिटी हो गई होगी कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जो अपने देश में है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो उनका एक कंट्रोल कैसा होगा उस देश के अंदर में, यहां से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन अगर मैं अपने और इजिप्ट के रिलेशन के बारे में बात करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर, वो आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। इंडिया और इजिप्ट दो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलती है। खासकर पुराने टाइम में अगर आप लोग जाएंगे जैसे अशोक के टाइम पर, तो आप लोगों को यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलेंगे इजिप्ट के जो बेसिकली पटोलेमी सेकंड जो इनके यहाँ पर उस टाइम पर लीडर थे, उनके रिलेशन थे अशोक के साथ में। महात्मा गांधी जी के साथ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशन है यहाँ पर, क्योंकि इजिप्ट के ऊपर भी अंग्रेजों ने सबके ऊपर रूल किया है। तो इसलिए पुराने टाइम पर महात्मा गांधी जी ने और इजिप्ट के जो लीडर थे यहाँ पर, जिनका नाम था साद जगहुल, ठीक है, तो उनके साथ में मिलकर यहाँ पर कॉमन टारगेट था कि भाई साहब अंग्रेजों को मार के भगाना है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि पुराने टाइम से ही इंडिया और इजिप्ट जो है वो पुराने दोस्त हैं, काफी एक पुराने दोस्त आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पुरानी बातों के बारे में जब बात करने बैठ ही गया हूं, तो नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में जब आप लोग जाकर पढ़ोगे ना, जो लीडर थे जो कि यहाँ पर साथ में आए कि हाँ कहीं पता चला अंग्रेज फिर से हमारे ऊपर रूल न करने लगे, तो ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। एक इंसान थे जिनका नाम था गमाल अब्दुल नसीर हुसैन,
वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में मिलकर नॉन अलाइंग मूवमेंट के फाउंडर मेंबर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि इतनी अर्ज थी यहाँ पर इजिप्ट के अंदर भी किस तरीके से अंग्रेजों से जो है वो अपना पीछा छुटाया जाए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे ही इजिप्ट आज़ाद हुआ 1947 में, मतलब जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, इजिप्ट के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो हम लोगों ने सेट कर लिए। तो यानी कि 1947 से ही इजिप्ट के साथ में हमारे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और कुछ साल बाद ही, यानी कि लगभग यहाँ पर 8 साल बाद, यानी कि 1955 में ही इजिप्ट के साथ में हम लोगों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी तक साइन कर डाली। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। फाउंडिंग मेंबर है नॉन अलाइंग मूवमेंट के, मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे तब से लेके आज तक का हम लोग काफी अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आज की डेट में अगर ट्रेड के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, दोनों देश के बीच में लगभग $7.2 बिलियन का आज की डेट में व्यापार होता है दोनों कंट्री के बीच में। इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है और कुछ चीजें इंपोर्ट भी करता है। तो ट्रेड में बिग बैलेंस है, लगभग आधा आधा, यानी कि 3.74 जो है बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इसी के साथ में 3.52 जो है इंपोर्ट करता है। तो यानी कि एक काफी अच्छा बैलेंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे चाइना के साथ में रहता है कि 100 बिलियन हम लोग वहां से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और ओनली लगभग 30 बिलियन के करीब हम लोग वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा डिफरेंस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो बड़ा ही प्यारा सा बैलेंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और अगर मैं आगे चलूं इस मुद्दे को लेकर, इंडिया और इजिप्ट को लेकर आप लोग याद रखिएगा कल्चर रिलेशन काफी अच्छे हैं। मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर जो कि स्टैब्लिश किया गया था कायरो के अंदर में 1992 में, तो वो भी एक तरीके से एक सेंटर है जो कि कल्चर दोनों कंट्री की प्रमोट करता है। इंडिया की 50 से ज्यादा कंपनी जो है आज के डेट में यहाँ पर लगभग 3.15 बिलियन के करीब यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं इजिप्ट के अंदर में। कोई केमिकल फील्ड में है, कोई एनर्जी फील्ड में, कोई टेक्सटाइल में, कोई गारमेंट्स में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई रिटेल सेक्टर में। तो अलग अलग एरिया में हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इजिप्ट का भी इन्वेस्टमेंट काफी ठीक ठाक है, लगभग 37 मिलियन है, पर लेकिन हमारा बहुत तगड़ा है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे। ठीक है, तो जब दो देश इतने लार्ज स्केल पर कल्चर के साथ में कनेक्टेड हैं, व्यापार इनके ट्रेड के साथ में कनेक्टेड है, हिस्ट्री के साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है, तो डिफेंस के रिलेशन कैसे हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं। तो डिफेंस के रिलेशन जब आप लोग देखोगे इंडिया और इजिप्ट के साथ में, तो फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिलहाल के टाइम पर जिसका नाम है, याद रखिएगा, साइक्लोन फर्स्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। जैसलमेर में राजस्थान के अंदर में जनवरी 2023 में आप लोग यहाँ पर, जनवरी 2030 में आप लोग, मतलब 23 में आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम भी साइक्लोन रखा गया भाई साहब, खतरनाक। ठीक है तो एक्सरसाइज साइक्लोन क्या है, एक फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज है हमारी स्पेशल फोर्स बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पर इसके साथ में जो कि जनवरी 2023 में आप लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में जो यहाँ पर इजिप्ट के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे तो ज्वाइंट डिफेंस कमेटी है यहाँ पर, जो कि 2018 में बनाई गई थी उसकी 8th मीटिंग जो थी, 2018 में उसकी 8th मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर में, और 9th मीटिंग हुई थी उसकी कायरो के अंदर में। आप लोग इस समझ सकते हैं। एक और बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे जो लीड एक तरीके से ट्रेनी है जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं हमारे द्वारा ट्रेन किए जाते हैं, जो एयरफोर्स पायलट के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं इजिप्ट के पायलट। और आज से नहीं, यहाँ पर 1960 से आप लोग यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं, 1960 से लेके और 1984 तक बहुत सारे पायलट ऐसे थे जो इजिप्ट के हमारे देश के द्वारा ट्रेन किए गए। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रिलेशन है हमारे इजिप्ट के साथ में। ये डिफेंस की बात कर ली, साइंस एंड टेक में भी भाई साहब बहुत शानदार रिलेशन है। इजिप्ट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब आप लोग बात करते हैं तो दोनों हमारी कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSIR, यानी कि क्या बोलेंगे आप लोग, जो एक CSIR की फुल फॉर्म तो पता है ना यार, ये छोटी छोटी चीजें जब आप लोगों के सामने आएगी ना एग्जाम में, कई बार क्या होते हैं, कई बार फुल फॉर्म नहीं लिखते और आप लोगों से क्या करते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो आप लोग अगर इनकी फुल फॉर्म भी अगर आप लोग नहीं जानोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो CSIR क्या है, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर काम करती हुई आप लोग को नजर आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो CSIR के द्वारा मिलकर यहाँ पर जो NRC है इजिप्ट की जो एजेंसी है उसके साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप साइबर जो इशू पर, ये 2016 में देखने को मिला। ज्वाइंट कमांड मीटिंग साइंस एंड टेक में 2017 में देखने को मिली इसरो ने, और इनकी जो स्पेस एजेंसी है NARSS उसके साथ में मिलकर 2017 में एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में मिलकर हम लोग 2018-19 में काम कर रहे हैं। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इतने लार्ज स्केल पर हम लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में कि आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
इजिप्ट जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वेस्ट एशिया के अंदर में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकेशन काफी शानदार है। 12% ग्लोबल ट्रेड जो होता है वो सुएज कैनाल से होकर गुजरता है, तो समझो कितना बड़ा पोर्शन ये कनेक्ट करते हैं। अगर इंडिया और वेस्ट की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें और अफ्रीका की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे एरिया में अगर हमको कुछ मिल जाता है तो यार ये एक अच्छी बात होगी कि नहीं होगी, आप लोग खुद बताओ, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। अब थोड़ा सा जब यहां पर बात की जा रही है रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर, तो ऐसा नहीं कि रैंडम डिसीजन होता है। लगभग 6 महीने पहले एडवांस में यहां पर ये सारी चीजें डिसाइड कर ली गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने आप लोगों को बताया भी था यहां पर उस टाइम पर जब अनाउंस किया गया, ठीक है। तो ये एक अच्छी रिलेशनशिप दोनों कंट्री के बीच में दिख रही है यहां पर, जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें निकल कर आती हैं। और इजिप्ट को इंडिया की जरूरत है और इंडिया को इजिप्ट की जरूरत है, तो जब म्यूचुअल दोनों का एक तरीके से कंसेंट हो जाता है तो वहां पर रिलेशन जो है वो और अच्छे यहां पर बन जाते हैं। तो चीफ गेस्ट के तौर पर जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक अल्टीमेट फ्रेंडशिप यहाँ पर शो की जाती है। पॉलिटिकल, कमर्शियल, मिलिट्री, इकोनॉमिक हर लेवल का इंटरेस्ट उस देश के साथ में होगा, उसे ही बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद की और किसी को भी बुला लिया। तो उसी इंसान को अपने पड़ोसी में हम लोग बेसिकली अपनी रिपब्लिक डे परेड में बुलाएंगे, क्योंकि उस इंसान को दुनिया देखती है भाई साहब। ऐसा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आसान नहीं होते हैं इस तरीके के डिसीजन लेने। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है उससे रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो सिस साहब के बारे में वो सारी बातें मैंने बैकग्राउंड बताई दी। मैं बेस्ट लोकेशन के बारे में अगर आप लोगों से पूछ ले तो वो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। सारी लोकेशंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी। ये सनाई पेनिनसुला एरिया जो याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखते हैं ये गल्फ ऑफ सुएज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये गल्फ ऑफ बेसिकली क्या है, अदापा, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा लिखा, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। यहाँ पर ये है तरान, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया रेड सी में यहाँ पर बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है, मेरा बेसिक पर्पज क्या है कि आप लोग जाकर एक बार इसको मैप को थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर माइंड में न रहे। क्योंकि जितनी चीजों को आप लोग क्लियर कर पाओगे माइंड में, क्योंकि मैं बेस्ट क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग बोलोगे यार क्वेश्चन कहां से बन गया, ये कहां से आ गया बीच में यहाँ पर। तो रीजन क्या है, रीजन ये है यार हमारे देश में चीफ गेस्ट आए हैं कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, तो उस देश की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर उस लोकेशन की, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में आप लोगों से पूछ ले तो ये कोई गलत बात तो यार नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। और यूपीएससी कभी पॉलिटिकल मुद्दों में घुसता ही नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। वो हमेशा आप लोगों से क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप लोगों को इस तरीके से लेके चलेगा कि आप लोगों को लगेगा यार यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। पर जब आप लोग इन रियलिटी देखोगे तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी जो आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करो, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी दे पाओगे। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस आप लोग ही कराऊंगा जिससे आप लोग चीजों को समझेंगे। और इवन 2014 में यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, आप लोग देखते हैं। बात की जा रही है कि व्हाट वर द इवेंट दैट लेड टू द सुएज जो क्राइसिस है 1956 में, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अभी बात की जा रही है कि हाउ डिड इट डील ए फाइनल ब्लो टू द ब्रिटेन ए सेल्फ इमेज एज ए वर्ल्ड पावर। क्योंकि यहां पर सुएज कैनाल जब क्राइसिस हुआ 1956 में, तो ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन को यहां पर भगा दिया गया था एक तरीके से, ठीक है। अपने हाथ में ये कंट्रोल यहां पर ले लिया गया था सुएज कैनाल का। तो ब्रिटेन की इमेज जो है वो काफी ज्यादा खराब हुई थी। और 2014 में यहां पर इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हिस्ट्री प्लस करंट का मिक्सचर पूछकर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया यहां पर। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन के बारे में अगर पूछा जाए आप लोगों से, तो इंडिया और इजिप्ट जो है ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। हिस्ट्री में देखेंगे तो काफी अच्छे रिलेशन यहां पर दोनों के रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है एम्बेसडर लेवल पर यहां पर दोनों के बीच में आजादी से ही है। दोनों फाउंडिंग मेंबर हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट के। और फर्स्ट जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के बीच में देखने को मिली, एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट। तो ये आंसर आप लोगों को बताना है अब क्या है, ओनली 1, ओनली 3, या फिर यहां पर ऑल ऑफ द अबोव, या फिर नन। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, यहां पर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, आप लोगों को ये बताना है। तो ढंग से आप लोग बताइए, ढंग से देखकर। आंसर क्या हो गया, सारे के सारे सही लग रहे हैं ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। पर लेकिन रीजन क्या है, इनकरेक्ट पूछा गया, तो इसकी वजह से आंसर डी हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। टॉपिक बड़ा प्यारा है। जिस तरीके से वियतनाम से क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली अभी, तो कल को इजिप्ट से मैप बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले तो ये मत बोलना कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया। सारी की सारी बातें आप लोगों को बता दी, अब माइंड में कंफ्यूजन मत रखना। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो यार, ताकि किसी भी तरीके से दिक्कत न रहे। अब आप लोगों को सारी चीजें पता है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इलेक्टेड, सारे रिलेशन के बारे में पीपीटी में हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। जाकर डाउनलोड करना अपना, फिर रिवीजन के लिए इसको रख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर रिवीजन भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट न रहे माइंड में, ओके।
दोस्तों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताऊंगा और उससे इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ पाओगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, वो उस बुक के अंदर रखे जाते हैं जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं। उसने पासमीना जो क्लोथ्स है, यानी कि जो पासमीना जो सोल है या फिर को क्लोथ्स बोलो आप लोग, दुनिया में सबसे महंगे कपड़े की कैटेगरी में उसको रखा है। यानी कि वैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है बहुत गरीब है, पर लेकिन हम लोग दिल के बहुत अमीर हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पासमीना सोल के बारे में। तो दुनिया में सबसे महंगा अगर कोई कपड़ा है तो यहाँ पर इससे बनाया गया जो कपड़ा होता है वो दुनिया में सबसे महंगा होता है। ये एक स्पेशल तरीके की बकरियाँ यानी कि गोट होती हैं जिनसे पर्टिकुलर यहाँ पर ये कपड़ा बनाया जाता है। पर रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में किसी और रीज़न की वजह से आया है। वो रीज़न क्या है? फ्रांस की एक पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा यहाँ पर अभी एक बहुत ही अच्छा एक बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन किया गया है, जिसमें पासमीना जो हमारे देश का बेसिकली ये वुलन है, एक तरीके का आप लोग ये कपड़ा बोल सकते हैं, इसको एक फ्रेम में कन्वर्ट किया है, जिसको एक कैनवास एक पेंटिंग में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको एक प्रदर्शनी के अंदर में यहाँ पर लगाया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सोचो आप लोग एक बार दुनिया में सबसे महंगा कपड़ा, ठीक है, वो हमारे देश का है। खासकर अगर बात करें यहाँ पर पासमीना के बारे में, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में जो टॉपिक है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी यहाँ पर आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो अगर शब्द के बारे में बात करूँ, जो शब्द है पासमीना, वो कहाँ से निकल कर आया? तो ये एक पर्शियन शब्द है जिसको बोलते हैं आप लोग बेसिकली पासम। पासम का मतलब होता है सॉफ्ट गोल्ड, यानी कि इस कपड़े को हम लोग सॉफ्ट गोल्ड की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। न इनके नरम नरम सोना, तो गोल्ड की आप लोग कीमत वैसे ही समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये निकल कर आता है, तो ये लद्दाख के अंदर में काफ़ी स्पेशल जो एक बकरी है खासकर उससे यहाँ पर निकाल कर इसको लाया जाता है, जिसका नाम है यहाँ पर चांगथांगी। चांगथांगी ये बेसिकली पासमीना जो पशु फाइबर जो कश्मीर के अंदर से आता है, तो यहाँ पर खासकर लेह और लद्दाख वाले रीजन और जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, यानी कि स्वदेशी है भाई साहब। सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, अपने ही देश में हम लोग ये चीज़ें यहाँ पर बना पाते हैं। और इस कपड़े के बारे में जब आप लोग बात करेंगे, तो ये मैंने जब इसके बारे में सुना कि भाई साहब इतना महंगा है, तो मैंने थोड़ा सर्च करके भी देखा। इन रियलिटी 4-4 लाख रुपए के आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ से कपड़े जो पर्टिकुलर इससे बनाए जाते हैं। कहीं 80,000 का कोई दिख रहा था, एक 4 लाख का आया। मैंने कहा तेरी मैंने कहा इतने में तो सारे कपड़े निकल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीके से इसकी एक क्वालिटी है, कुछ चीज़ों की ना अपनी क्वालिटी की वजह से उनका प्राइस आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये क्वालिटी हमारे देश में से निकल कर आ रही है, तो इसने दिल खुश कर दिया। काफ़ी अच्छा बेसिकली क्वालिटी का ये कपड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है। सुंदरता में एक तरीके से काफ़ी सुंदर भी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं फाइनेस्ट वर्जन जो यहाँ पर निकल कर आता है, एक तरीके से ये हमारे देश में से इसका निकल कर आता है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये एक तरीके से एक्सपोर्ट का रीज़न ही बोल सकते हैं, जिससे इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले बात करें तो वर्ल्ड में ऐसी क्वालिटी का जो यहाँ से प्रोडक्ट निकाल के लेकर आया जा रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर बेसिकली पासमीना बोल रहे हैं, ये फाइनेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी का बेसिकली आप लोग को एक वुल आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको हाईएस्ट क्वालिटी का गुणवत्ता का ऊन आप लोग बोल सकते हैं। नहीं, ऊन बचपन में देखा होगा, स्वेटर वगैरह मम्मियाँ वगैरह बनाती थी, इससे जो ऊन बनती है उससे ज़्यादा क्वालिटी की ऊन इस धरती पर नहीं है। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए, मोस्ट डिमांडिंग है वर्ल्ड में। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये यहाँ पर एक हाईएस्ट डिमांडिंग है, जिसकी वजह से लोकल एरिया में सोचो जो लोग यहाँ पर इन बकरियों को पालते हैं उन लोगों को यहाँ पर इससे कितना फ़ायदा होता होगा जब इंटरनेशनल लेवल पर इसकी डिमांड निकल कर आती है। जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया में बात करें पासमीना की, तो यहाँ पर ये 100% प्योर पासमीन है। इसी के साथ में फाइनेस्ट फाइबर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये लोकल आर्टिसन जो कश्मीर के हैं वो यहाँ पर बनाते हैं। तो हैंडमेड जो होता है वो और भी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए पुराने टाइम पे आप लोगों को थोड़ी सी मैं यहाँ से हैंडमेड से जब बात आई गई है तो पुराने टाइम में लेकर चलता हूँ। पुराने टाइम में जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो जो अपने कपड़े वगैरह बनवाया करते थे उन लोगों से बनवाया करते थे जो प्रॉपर राजाओं के लिए ही काम किया करते थे। उनकी क्वालिटी इतनी हाई हुआ करती थी कि उनको अगर विदेशों में भी ले जाकर किसी को दिया जाता था
तो वो इसको सिंगवा कर रखा करते थे एज ए गिफ्ट के तौर पर, ऐसी क्वालिटी हुआ करती थी। पर लेकिन अंग्रेजों ने हमारी जो हथकरघा इंडस्ट्री है वो बर्बाद कर दी उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि कपड़े जो हैं वो मशीनों से बनाए जाने लगे, और जो मशीनों से कपड़े बना कर आने लगे देश के अंदर में, एक तो काफ़ी सस्ते हो गए और उसके कंपेयर में उनकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी डिफरेंट तरीके की थी, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वो एक तरीके से देखने को मिले। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे हमारे देश की बहुत सारी मार्केट जो है वो चाइनीज़ जो लोकल माल है उसने बर्बाद करके रख दी। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर कई सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आप लोग उसके साथ में कंपेयर करके देख सकते हैं। पर फिर भी आज की डेट में अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी हमारे देश में से मूवी बनी थी अभी एक सुई धागा, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को फिर से सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा भी। तो ये जरूर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये जो बकरी है जिससे यहाँ पर ये निकाला जा रहा है, तो जैसा मैंने बताया इसका नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा। इसको बोलते हैं बेसिकली चांगथांगी या पासमीना बकरी, तो दोनों में से कुछ भी बोला जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छी बात क्या है कि हमारी लोकल ब्रीड है यहाँ पर, ये लद्दाख और कश्मीर वाले रीजन में पाई जाती है। फाइन आर्ट जो यहाँ से ऊन निकल कर आती है वो मोस्ट फाइन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से। और डोमेस्टिक लेवल पर खासकर जो कम्युनिटी है जो इन बकरियों को पालती है लद्दाख वाले रीजन में, तो उनसे यहाँ पर हम लोग ये निकाल कर लेकर आते हैं। वैसे लद्दाख नहीं है अकेला, लद्दाख लेह वाला रीजन, इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। इसके यहाँ से जो बेसिकली कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में। हमारे रीजन में जैसे पासमीना गोट आप लोगों को देखने को मिलती है, ऐसे ही तिब्बत वाले रीजन में यहाँ पर ये है बेसिकली एंटीलोप। ये इस तरीके हिरन है जिनसे यहाँ पर इस तरीका फाइन जो यहाँ पर फाइबर निकाल कर लाया जाता है, जिसको चीरू बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली नॉर्दर्न पार्ट में आप लोगों यहाँ पर जो चिंथांग वाला जो प्लेटू है तिब्बत वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव आप लोगों को नजर आते हैं। पर लेकिन सबसे बुरी बात पता क्या होती है, इनके चक्कर में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको मारा भी जाता है। क्योंकि पता है आप लोगों को, जैसे हाथी के सींग काटने के लिए या फिर जो गैंडा होता है उसका जो एक सींग काटने के लिए कई बार ये जो जानवर हैं इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जैसे IUCN में नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है यहाँ पर। ये CITES के अंदर में इनको यहाँ पर 1979 में प्रोहिबिट कर दिया सेल करने से और ट्रेड करने से शहतूत सोल को। क्यों? रीजन इसका सीधा सीधा ये था क्योंकि इसकी वजह से इन जानवरों की जो जान है वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। तो शहतूत जो बेसिकली यहाँ पर ये पर्टिकुलर इससे जो निकाल कर लाया जा रहा है ये जो फाइबर, इसकी वजह से इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सिचुएशन खराब हो गई। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अंदाजा बता देता हूँ जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। एक सोल जो कि यहाँ पर इससे बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए 3 से लेके 5 जो एंटीलूप्स हैं बेसिकली इनको मारा जाता है। यानी कि जो ये आप लोगों को हिरन यहाँ पर दिख रहे हैं इस तरीके के, लगभग 4 से 5 जो है बेसिकली मारकर तब जाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार होता है। तो ऐसे कपड़े को पहनकर क्या फायदा? बाल काटकर कपड़ा बनाया जा रहा है, चलो समझ में आ गया, पर लेकिन उसको मारकर कपड़ा बनाया जा रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि उस कपड़े को पहनकर इंसान को नींद भी आनी चाहिए। तो ये है, तो इलीगल तरीके से इनका ट्रेड किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। आप लोग एक बात समझिए, यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कि हम लोग किसी चीज़ को रोक तो देते हैं, उसके ऊपर एक तरीके का प्रतिबंध तो लगा देते हैं, पर लेकिन अंडर द कारपेट वो चीज़ें चलती रहती है। कहाँ कहाँ जाकर चेक करोगे, किस किस को पकड़ोगे? तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कई बार क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोकल एरिया में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर इन सब सिचुएशन को यहाँ पर रोकना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। देखो यार, चीज़ें बहुत सारी रहती हैं, ठीक है, पर लेकिन हम लोग को देखना है कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट अगर उसकी बहुत ही नेगेटिव है तो फिर वो चीज़ हम लोग को छोड़ देनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, आप लोगों का क्या मानना है आप लोग बताइए। पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देखते हैं, आंसर दीजिएगा अच्छे से। 2014 में यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा गया। बात की जा रही है किसके बारे में? ये है बेसिकली चंगपा। चंगपा कम्युनिटी जो देश के अंदर में पाई जाती है उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आया। बोला गया कि ये मेनली बेसिकली जो इंडिया के अंदर में स्टेट ऑफ उत्तराखंड के पास में अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है। ठीक है, दूसरा बोला गया कि यहाँ पर जो पासमीना गोट है, जो उससे जो बेसिकली वूल यानी कि जो ऊन निकाली जाती है उसके लगभग नियरली इक्वल यहाँ पर ये कम्युनिटी जो है ये निकालती है। वो वाला जो ऊन मैंने अभी बात की एंटीलूप के बारे में, उससे कनेक्टेड यहाँ पर किया जा रहा है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जैसे होता क्या है, कई बार कोई कम्युनिटी अगर न्यूज़ में आ जाती है तो उसके बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले आता है। तो ओनली 1, 2, 3, ओनली 3 या फिर 1, 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? A, B, C, F, D।
तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी। याद रखिएगा यहाँ पर ये चंगपा या फिर चंपा, ये सेमी नोमोडिक तिब्बतन कम्युनिटी है। ये नोमोडिक कौन सी होती है? जो घूमती रहती है इधर उधर, जैसे नहीं आप लोगों ने देखे होंगे बंजारे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अपना जहां दिखा वहां पर अपना ठिया लगा लिया, तो वाली कंडीशन है यहाँ पर लेकिन हमारे रीजन में, ये लद्दाख वाले रीजन में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो लद्दाख में जो यहाँ पर चंगतांग है, इन लद्दाख, वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल जाते हैं। काफी कम नंबर में है इस रीजन में बेसिकली ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इनके पास में जो बेसिकली जानवर पालते हैं, तो उसके साथ में हम लोग कनेक्ट करके इसको देखते हैं। तो देखो यूपीएससी का दिमाग कहाँ घूमता है, कहाँ से जाकर कैसे क्वेश्चन निकाल देता है यूपीएससी। तो इसलिए कहता हूँ कि टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग कवर कर सको, वरना क्वेश्चन बाउंसर ऊपर से जाएगी, क्वेश्चन की बाउंसर समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्वेश्चन आया और कहाँ को निकल गया। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी अगर पूछा आप लोगों से, बोला गया यहाँ पर एक वर्ड है जिसका नाम है यहाँ पर पासमीना। तो पासमीना शब्द जो है ये यहाँ पर बेसिकली पासम जो वर्ड है उससे निकाला गया, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट गोल्ड, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि पासमीना जो है बेसिकली वो आता है एनिमल फाइबर, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ड्राइव किया जाता है बेसिकली छंतांग जो यहाँ पर सीप है, कहाँ की, लद्दाख वाले रीजन की। इसी के साथ में ये इंडिजिनस है यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड जो बेसिकली रीजन में देखने को मिलता है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। तो सही आंसर क्या है ये बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ सही आंसर कौन कौन देता है, वीडियो को पॉज कर आंसर दो एक बार। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है वैसे अगर देखा जाए कई बार ऐसी चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। यहाँ पर सीप लिखा हुआ है, जबकि ये सीप नहीं है, सीप होता है भेड़, बात होती है गोट यानी कि बकरी की, ठीक है। तो भेड़ और बकरी में फर्क तो समझ में आता होगा ना, है पिक्चर देखना आज भेड़ और बकरी की तो दोनों की, ठीक है। या फिर अपने घर पर पूछना किसी से कि भेड़ और बकरी में फर्क बताओ, ओके, बोलना कि सर ने क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बकरी है, ना कि बेसिकली भेड़ है, ना यहाँ पर भेड़ लिखा है पर लेकिन बकरी है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दी। तो हल्का सा क्वेश्चन अगर बन जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो रखना इसके बारे में, कोई माइंड में अगर डाउट रहा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो यूपीएससी खेलता है आप लोगों से, तो उसको खेलने नहीं देना, आप लोगों उसके साथ में खेलना है, ओके। टॉपिक समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताना। मित्रों कैसे हो मित्रों? तो मोदी जी का मित्रों तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उसी मित्रों से एक स्कीम निकल कर आई है जिसका नाम है मित्रा। तो क्या होता है मित्र? वो दोस्त जो कि दिक्कत में काम आए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों के लिए हो सकती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी, और स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये म्यूनामेंट मित्र स्कीम। म्यूनामेंट क्या होते हैं? जैसे देश के अंदर में जो भी अलग अलग तरीके से हमारे देश में से कि नहीं, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गए, तो हमारी जो धरोहर है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो ये एक स्कीम है। तो ये स्कीम में आखिर मित्र कौन बन रहा है, ये मित्रों कौन है यहाँ पर, यानी कि मित्रा कौन है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से इस स्कीम के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। कोई तो होगा ना जो मित्र बनने के लिए आगे आया होगा, कंधा देने के लिए, सहारा देने के लिए। जी हाँ, ये आई हैं बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जिनको यहाँ पर मित्रा बनने का मौका मिल रहा है। कैसे मौका मिल रहा है वो हम लोग समझेंगे अभी ढंग से। जीएस पेपर 2 जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके अंदर में जो स्कीम वाला सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में सारी जो हमारी जो साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके रख रखाव करने की, जो भी स्मारक हैं। अब सारा काम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो संभाल देंगे, तो यहाँ पर संभालेगा तो बहुत सारा पैसा लगेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर प्राइवेट वालों को इनवाइट किया गया है कि आप लोग आओ और इनको संभालो। आप लोग बोलोगे प्राइवेट वाले क्यों आएंगे, क्यों अपना पैसा बर्बाद करेंगे? तो उसके पीछे रीजन है, वो है CSR। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कोई भी अगर कॉर्पोरेट जो है वो अपना पैसा कमा रहा है देश के अंदर में, तो उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने समाज के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ ना, अगर जिंदगी में आप लोग कुछ भी कमाओ उसका 5 या फिर 10% जो है वो किसी की हेल्प में लगा देना, तो वो क्या होगा, वो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, कि आप लोग इस देश में कुछ कंट्रीब्यूट करो। आप लोग बोलोगे सर जॉब कर कर तो हम कर ही रहे हैं, टैक्स देकर भी हम लोग कर रहे हैं, वो तो देखिए कंपलसरी है ठीक है, जॉब करनी पड़ेगी घर चलाने के लिए, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट, वरना
वरना फिर आप लोगों को पता है क्या करेगी। पर ये क्या है, ये वॉलेंट्री है, इसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा आप लोगों की आप लोग कुछ ऐसा करना है, ये आप लोग के अंदर से निकल कर आ रहा है कि हाँ यार कुछ ऐसा करते हैं। तो वो वाली जो चीज़ होती है वो माइंड को सेटिस्फेक्शन देती है, वो दिल को तृप्ति और शांति देती है, और उससे इंसान का और काम करने का मन करता है। तो ये होता है CSIR, ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोले। पर लेकिन यहाँ पर CSIR वो नहीं है, यहाँ पर CSIR फोर्स है, इनको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। मेरा समझाने का बेसिक पर्पज ये था कि अगर आप लोगों का मन करे किसी की हेल्प करने का तो आप लोग करो, पर लेकिन CSIR तो देना पड़ेगा इनको अपना। तो 1000 आर्कियोलॉजिकल जो मोन्यूमेंट है देश के अंदर में, उनको पार्टनर मिल रहा है कोई प्राइवेट कंपनी, जो कि यहाँ पर इनका देख रेख करेगी, इनका रख रखाव करेगी। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। सबसे पहला, ये जो मोन्यूमेंट मित्रा स्कीम है यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिए, हमारी कंट्री में पर्टिकुलर अडप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट, इसके तहत यहाँ पर पर्टिकुलर इनको अडेप्ट किया जा रहा है। यानी कि हम लोगों को कोई ना कोई हेरिटेज जो एक प्रोजेक्ट है, साइट्स है, उसको अडेप्ट करना है, और ये सारा का सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में हो रहा है। इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइए। स्कीम कैसी है, ये स्कीम है सेंट्रली प्रोटेक्ट हेरिटेज के बारे में, यानी कि जो प्रोटेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उनकी प्रोटेक्शन को बेसिकली यहाँ पर देखेंगे ये कंपनीज। तो यहाँ पर क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं, अगर कोई आप लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूमने जाते हैं तो आप लोग क्या देखेंगे, वहाँ पर साफ सफाई है, पानी की फैसिलिटी है, वॉशरूम वगैरह है, यहाँ पर खाने पीने का जुगाड़ है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है यहाँ पर, ताकि टूरिज्म के तौर पर और ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आएँ। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका रोल रहने वाला है। तो ये एक तरीके का एक यहाँ पर सिस्टम पब्लिक और प्राइवेट हो गया। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, अब ये भी करेंगे। तो जो मित्रा है वो कौन है, ये मित्रा है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर मोन्यूमेंट का रख रखाव का काम करेंगे। समझ में आ गया? तो ये माइंड में आप लोग क्लियर रखिएगा। तो इसके बारे में आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे देश के अंदर में जो स्कीम है इसका बेसिक पर्पज ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोन्यूमेंट को एक सही तरीके से अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें, और टारगेट भी है 15 अगस्त 2023 तक का। अब बात करते हैं हेरिटेज के बारे में। तो अगर हेरिटेज शब्द के बारे में बात करिए तो क्या होता है, कोई बिल्डिंग्स होती हैं क्या बस कि हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उनको यार हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी हेरिटेज होगी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा। हेरिटेज जो है वो हमारी विरासत है जो हमारे पास में है। हमारी इमारतें हो गई यानी कि बिल्डिंग्स हो गई, हमारे आर्टफैक्ट्स हो गए, कलाकृतियाँ जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत सारी स्ट्रक्चर रचनाएं जो भी हैं हमारे पास में, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं हमारे पास में, जो सांस्कृतिक जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है, प्राकृतिक के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, सुंदरता बढ़ाती है देश की हिस्ट्री के साथ में कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो देखकर उनको पसंद किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा हिस्टोरिक यानी कि एक तरीके से इनकी एक जो हिस्टोरिक इंटीग्रिटी क्या है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ में मिलती है, सिग्निफिकेंस मतलब क्या एक तरीके से क्या वो चीज़ें बता रही हैं यहाँ पर, एक तरीके से क्या वो चीज़ें दिखा रही हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्टोरी टेलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्या वो भारत का इतिहास बता रही हैं, ठीक है। एक तरीके से डाइवर्सिटी को दिखा रही हैं, एक तरीके से इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो सिग्निफिकेंस है, उसको मित्रा स्कीम के अंदर डाला जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हेरिटेज मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ पर एक तरीके से सबसे बड़ी दिक्कत होती है डेटा का ना होना, पर लेकिन जब यहाँ पर चीज़ों को ये लेकर चलेंगे तो एक अच्छा डेटा देखने को मिलेगा। जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उस एनक्रोचमेंट को हम लोग रोक पाएंगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कमी है उसको भी पूरा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है आज की डेट में, और ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालने के लिए मित्रा स्कीम जो है वो अच्छा रोल प्ले करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है? नेशनल मिशन ऑन म्यूनमेंट्स एंड एंटीक, जो यहाँ पर एंटीक्स जो है उनके बारे में बात की जाती है, NMMA। उन्हें कहते हैं एंटीक पीस है भाई साहब, ये इंसान वो वाली बात सुनी होगी। 2007 में यहाँ पर ये लेकर आया गया था। प्रोजेक्ट म्यूजियम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट मौसम, सॉरी म्यूजियम नहीं मौसम ठीक है। तो प्रोजेक्ट मौसम भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम लोगों को देश को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देश की जो एक कल्चर है, जो धरोहर है, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर आंसर राइटिंग में भी, यकीन नहीं मानोगे आप लोग। ये देखो बात की जा रही है सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ मूवमेंट, यानी कि जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ से ईंटें उठाकर लोग ले गए हैं और वो गायब हो चुकी हैं आज की डेट में। ईंटें तक उठाकर ले गए हैं भाई साहब लोग, तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आना लाजमी है। 2 साल बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछ लें यहाँ पर, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हो जाता है। बात की जा रही है कि भारतीय दर्शन और परंपरा ने
भारत में स्मारक और उनकी कला की कल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस पर चर्चा करें। इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्ले ए सिग्निफिकेंस रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड द आर्ट जो दे आर आर्ट्स इन इंडिया। तो ये आप लोगों को बताना है, इसके ऊपर डिस्कशन आप लोग करना है। यानी कि 2 साल में 2 क्वेश्चन पूछ ले गए, 2 साल के गैप में यूपीएससी ने, वो भी आंसर राइटिंग के सेम टॉपिक से। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा कोई टॉपिक जो कि कल्चर से रिलेटेड यहां पर रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के प्रीलिम्स में भी बन सकता है, प्यारा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। म्यूनमेंट मित्रा स्कीम के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये जो टर्म है ये कॉइन की गई है अंडर एडप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट। दूसरा ये कि एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑल सेंट्रली प्रोटेक्ट जो हेरिटेज हैं, जो उसके तहत यहाँ पर प्रॉपर्टी सारी आती हैं। और एम है कि क्वालिटी और इंक्लूसिव प्रोविजन ऑफ जो भी एमिनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं अक्रॉस द हेरिटेज नेचुरल और जो टूरिस्ट साइट, तो उसके तहत आप लोग इनको देख सकते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, उनकी क्वालिटी मेंटेन रखने की बात की जाती है इस स्कीम के तहत में। यहाँ पर एक स्टेटमेंट अगर बोले तो CSIR के बारे में भी डाली जा सकती थी, प्राइवेट एंटिटी के बारे में डाली जा सकती थी। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, टॉपिक याद होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? तो क्या है सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से यूपीएससी धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप लोगों को स्कीम कम से कम ढंग से तैयार करके जानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया आप लोग के, 2 क्वेश्चन ये भी हो गए। अब माइंड में कोई डाउट हो तो बताना, डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। अभी थोड़े क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लूंगा और थोड़ा सा रिवीजन भी यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 4 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको अभी ऐड किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर जजमेंट जो है वो पब्लिश किया जाएगा। आज की डेट में ओनली इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो पब्लिश होता है, पर आगे आने वाले टाइम में हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया लैंग्वेज में भी आप लोगों को यहाँ पर ये पब्लिश होता हुआ नजर आएगा। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सबको बताई गई है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अब ये सारे लोग जो हैं वो भी यहाँ पर इसको समझ पाएंगे और 99% लोग यहाँ पर कवर हो जाते हैं अगर ये 4 लैंग्वेज जो है यहाँ पर इसमें जजमेंट पब्लिश होगा। यानी कि पूरा देश लगभग आप लोगों को यहाँ पर कवर होता हुआ इसमें नजर आता है। तो अब तक सिटीजन यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर इसको बेसिकली देख पाते थे, पर अब यहाँ पर इस लैंग्वेज में भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में और भी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करने की बात की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया ऑनलाइन इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर दिल्ली के अंदर, यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, जिसके तहत फैसिलिटीज रहेगी ऑनलाइन इंस्पेक्शन की, ताकि यहाँ पर चीजों को डिजिटाइज फॉर्म में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि जो यहाँ पर 4 लैंग्वेज ऐड की गई है, इसमें से कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज है, या कोई सी ऐसी भी है जो शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है, शेड्यूल तो चलो आप लोग बता दोगे, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है इनमें से? आप लोगों को ये बताना है इन चारों में से कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है और लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। आप लोगों को पता है संविधान के अंदर में 8वें शेड्यूल के अंदर में 22 लैंग्वेज ऐड की गई है, स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी। सबसे लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सी ऐड की गई और कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड की गई है? सारे के सारे टॉपिक जो है डिटेल में पढ़ाए हैं, तो डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। तो माइंड में क्लैरिटी रखनी है। डिफेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। बात करेंगे यहाँ पर एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर एक्सरसाइज वीर गार्जन। तो ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये एक तरीके से हमारे और जापान के बीच में, जो जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके बीच में यहाँ पर कंक्लूड की गई अभी रिसेंटली जापान के अंदर में। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? सबसे पहले तो एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में है? तो इंडिया और जापान के बीच में है। कहाँ पर हुई एक्सरसाइज? ये जापान के अंदर हुई। ये एक मेडन यानी कि पहली बार होने वाली एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसका नाम है वीर गार्जन। 2023 में यहाँ पर इंडोर जापान के बीच की एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है। ये याद रखिएगा, हमारी एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में नजर आई, जिसमें सुखोई 30 का भी इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर IL-78 फ्लाइट जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोबल मास्टर, ये आप लोगों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है ये इस्तेमाल होते हुए यहाँ पर नजर आए। इंडिया की जापान के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं ये जरूर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जापान बहुत ही हमारा पड़ोसी देश। तो धर्म गार्जन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट यहाँ पर जिमेक्स, ये नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली सिन्यू, ये मैत्री एक एयर एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। और मालाबार जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में थी स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट की गई थी 1992 में, पर आगे चलकर इसमें जापान भी ऐड हो गया।
कब ऐड हुआ वो साल आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो चुका है, तो चारों के चारों क्वाड मेंबर जो हैं अब इसका पार्ट है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट टाइम इंडियन जो वुमेन फाइटर पायलट है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर जो पर्टिकुलर इसमें पार्टिसिपेट किया गया फॉरेन लैंड के ऊपर। तो ये गर्व की बात है। अभी आप लोगों ने गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन देखा, वहां पर भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन आप लोगों ने देखा, तो है ना ये काफ़ी गर्व की बात। तो फील किया करो यार ये चीज़ें, अगर आप लोग एक दिन में ना अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो उसको फील किया करो अंदर से कि हाँ हमने अंदर से मेहनत की है, तो वाली फीलिंग आप लोगों के अंदर से आनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। और आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कन्फ्यूजन हुआ करे तो पूछ लिया करो, डाउट लेकर साथ में नहीं जाना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोसाइटी और हेल्थ के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के टाइम पर किस तरीके से लोगों ने माइग्रेट किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग रीजन से माइग्रेट कर अलग अलग रीजन में यहाँ पर पहुंच गए। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि लेसन फ्रॉम कोविड-19 झारखंड फर्स्ट सर्वे यहाँ पर माइग्रेट जो लोग थे उनका सामने निकल कर आया, तो उसके बारे में डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो डेटा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसको आप लोग ढंग से सुनिएगा और कुछ चीज़ें आप लोग भी यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। क्या सही है क्या गलत है वो बाद में बताना, पहले अभी मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर माइग्रेंट लोग कौन होते हैं, जो अपने एरिया को छोड़कर कहीं और जाकर रहते हैं, या तो वो काम की वजह से कोई वर्क है उनको जॉब मिल गई है, एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, या फिर उनको यहाँ पर शादी हो गई है किसी की लड़की जो खासकर मैरिज की वजह से आप लोगों को जाती हुई नजर आएंगी, या फिर यहाँ पर आप लोगों को कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से कहीं पर जाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर कोई नॉर्मली जाता है या फिर मेडिकल एक तरीके से इलाज करवाने के लिए आता है पर वो जल्दी ही वापस आ जाता है, बाकी जो और जाते हैं वो सब टूरिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी जब झारखंड के अंदर एक सर्वे कंडक्ट कराया गया तो ये देखने को मिला कि लगभग 8.5 लाख जो लोग हैं माइग्रेंट वर्कर जो कि यहाँ पर स्टेट से बिलोंग करते थे वो स्टेट के अंदर में आ गए कोविड-19 के टाइम पर। तो आप लोग सोचो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है कि इतने सारे लोग वापस आ जाएं। अब उन सारे लोगों का रोजी रोटी खाना पीना एक तरीके से स्टेट के ऊपर कितना बर्डन एकदम पड़ जाता है, खासकर वो लोग जो कि कहीं जॉब कर रहे थे अब यहाँ पर वापस आ गए। तो यहाँ पर ये माइग्रेंट वर्कर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, इसी के साथ में हेल्थ से रिलेटेड जो दिक्कतें देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो स्टेट को यहाँ पर झेलनी पड़ गई। इसके चलते यहाँ पर सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2021 में, ताकि यहाँ पर चीज़ों को ढंग से रखा जा सके। कौन कौन बाहर से आ रहा है, किस मुद्दे से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से उसको रखना है राज्य के अंदर में, तो ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है स्टेट की। सबसे बड़ी बात अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं और शायद आप लोग उससे सहमत भी होंगे, ये अपने ही आप में काफ़ी एक डिफरेंट सी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि अगर एक राज्य है देश के अंदर में जिसका नाम है केरला, उसमें से बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर जो गल्फ रीजन में बेसिकली काम करने के लिए और वो वापस आते हैं। तो वो जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो मैक्सिमम अलग अलग फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और वो कहीं ना कहीं अपने फील्ड के टॉप लोग रहते हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे होते हैं। तो राज्य के अंदर आ रहे हैं तो वैसे तो वो काफ़ी एक सही सोसाइटी के होंगे क्योंकि ऑलरेडी बाहर गए हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा लिया है, राज्य के अंदर भी आकर एक अच्छा इनपुट देते हुए नजर आएंगे। और ऐसे लोग आप लोगों को खासकर केरला, तमिलनाडु और पंजाब 3 राज्य में देखने को मिलेंगे काफ़ी लार्ज स्केल पर ऐसे लोग। पर लेकिन जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इस तरीके के जो राज्य में खासकर लोग बाहर जाते हैं और अपने ही देश के अंदर में वो माइग्रेट करते हैं और फिर अपने ही देश के अंदर में वापस आते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम यार देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग होते हैं मैक्सिमम जो कि यहाँ पर किसी न किसी एक तरीके से मैनुअल वर्क में कहीं काम कर रहे हैं, बेरोजगार नवयुवक हैं, इधर उधर जो गए हुए हैं, अगर अपने राज्य में वापस आ रहे हैं तो राज्य को, इस राज्य जो है वो उसको बर्डन की तरीके से देख रहा है कि एक बर्डन पड़ गया, अब इतने सारे लोगों को कैसे टैकल किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो रहा है जो एनालिसिस किया गया, इस एनालिसिस में ये बातें यहाँ पर की गई। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि केरला के अंदर कोई वापस आ रहा है बाहर के देश से और झारखंड के अंदर में कोई वापस आ रहा है अपने ही देश के अंदर से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट यहां पर कर दे रहा है। क्योंकि जो गल्फ कंट्री में गए हुए केरला के अंदर वो वापस आ रहे हैं और झारखंड के अंदर जो अपने ही देश में थे वो वापस आ रहे हैं। तो इंटरनल माइग्रेशन देखने को मिल रहा है अगर हम लोग बात करें इन राज्य में। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है यहाँ पर प्रस्तुत की गई। तो इससे एक एनालिसिस किया जा रहा है कि कितना सही है और कैसे इन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब इतनी लार्ज स्केल पर जो पॉपुलेशन है वो वापस निकल कर यहाँ पर आती है।
तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ डेटा भी है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से लोगों ने माइग्रेट किया, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की जा रही है, माइग्रेंट लोगों के बारे में बात की जा रही है, टॉप माइग्रेंट फ्रेंडली जो स्टेट हैं वो कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारा डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन के बारे में बहुत सारा डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, डाउट नहीं रखना माइंड में। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर ये कवर किया गया और गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट। और यूएनडीपी के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर ये कैंपेन जो है वो चलाया गया है। तो क्या क्या टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा हम लोग समझेंगे और क्या क्या फायदा यहाँ पर इससे देखने को मिल सकता है वो भी हम लोग समझेंगे, और किस किस एरिया में यहाँ पर सर्कुलर इकोनॉमी को और हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यूएनडीपी के बारे में बात करूंगा तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का कवर होने वाला है। सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। मान लीजिए आप लोग कोई प्रोडक्ट लेकर आए तो उस प्रोडक्ट वो है उसको आप लोगों ने यूज कर लिया, यूज करने के बाद में आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को क्या किया, फेंक दिया। तो क्या हो गया, वो डस्टबिन में चला गया। पर लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। उदाहरण के तौर पर बताऊंगा मैं आप लोगों को, जैसे घर में आप लोग एक पर्टिकुलर ना किसी की जैसे कि कुर्ता पजामा आए लेकर, ठीक है, कुर्ता पजामा पहना, फिर उसके बाद में क्या है कुर्ता फट गया, तो कुर्ता फट गया तो फिर उसका झोला बना लिया, फिर झोला फट गया तो फिर उसका बेसिकली घर में ना एक तरीके से ना छलना वल्ला बना लिया, साफ करने के लिए बाद में पोछा बना लिया। तो एक तरीके से उसका ढंग से इस्तेमाल कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है एक तरीके से इंडिया के अंदर में कैंपेन ड्राइव करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को। तो यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यहाँ पर इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है ताकि सस्टेनेबल चीजें बनाई जा सके। पेड़ लगाओ, काटो तो लगाओ भी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। देखिए अगर बात करें जैसे घरों में आप लोग पॉलीथीन लेकर आते हो, प्लास्टिक लेकर आते हो, तो यहाँ पर उसको मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यूएनडीपी का प्रोग्राम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्रोग्राम है उसके तहत प्लास्टिक को कैसे मैनेज करना है। तो एंड टू एंड मैनेजमेंट होना चाहिए प्लास्टिक का, सेग्रीगेशन होना चाहिए सोर्स पर, यानी कि सबसे पहले अगर घर पर ही बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे सब्जी हो गई, घास फूस, उसको अलग करना है। इसी के साथ में यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह उसको अलग करना है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको अलग करना है, कलेक्शन जो होना चाहिए वेस्ट वो भी इसी तरीके से होना चाहिए, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, रिसाइकिल कैसे करना है वो चीजें होनी चाहिए। तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। इवन अगर आप लोग यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम देश के अंदर में चलाए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। आप लोगों ने अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की अगर मन की बात सुनी होगी तो उसमें भी उन्होंने यहाँ पर इन सब मुद्दों के बारे में वो बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक वेस्ट, हमारे देश में कई सारे लेवल पर काम किए जा रहे हैं, हम लोग आज की डेट में कितने लार्ज स्केल पर प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर पा रहे हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ में कई सारी अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ पर काम कर रही है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को लेकर। स्वच्छ भारत स्वच्छता केंद्र यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसी के साथ में जो कॉर्पोरेट है, सफाई साथी और लोगों का, तभी जाकर हम लोग इसको प्रोग्राम को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो 7 पिलर नॉर्मली माने जाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, कहाँ से निकाल कर लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को उसको इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर चाहे मटेरियल की बात कर ले, एनर्जी की बात कर ले, वाटर की बात कर ले, बायोडाइवर्सिटी की बात कर ले, यहाँ पर सोसाइटी और कल्चर की बात कर ले, हेल्थ के बारे में बात कर ले, वैल्यू के बारे में बात कर ले। तो सर्कुलर इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि आप लोग बस वहीं पर ही लगाओगे, यहाँ पर भी आप लोग सर्कुलर इकोनॉमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बातें समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो काफ़ी इफिशियंट वे है चीज़ों को यूटिलाइज करने का। ये माइंड में क्लैरिटी आई तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो इसी ओर इशारा करते हैं, उनका काम ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। जो आज के डेट में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए ना, ये अगर आप लोग देखोगे तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है। कैसे मिटेगी गरीबी और भुखमरी? अगर आज की डेट में हम लोग चीज़ों को वेस्ट करते रहेंगे, जो चीज़ जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचेगी तो कैसे मिलेगी? ठीक है, आप लोगों को अच्छी हेल्थ देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, जेंडर इक्वलिटी लेकर आना है, पानी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, ये पार्टनरशिप के बारे में बात करता है। लास्ट वाला अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं सस्टेनेबल सिटीज, और इसी के साथ में कम्युनिटीज के बारे में बात करता है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन की भी बात करता है, भाई साहब की बर्बाद मत करो। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर ये बताता है।
तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बताना जरूर अगर कंफ्यूजन होगा तो। गूगल बाबा के टपरी पर जो है वो चप्पलें पड़ गई हैं, तो गूगल बाबा जो है अब से भनने वाले हैं। अब तक यहाँ पर नौटंकियां किए जा रहे थे। अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देश के अंदर में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जब से डिसीजन आया तो गूगल बाबा को कुछ टाइम दिया गया है कि उससे पहले पहले उसको अपना काम निपटाना है। वो क्या कर रहा था, अब तक इंस्टॉल किया हुआ उसके अंदर सिस्टम लेकर आ रहा था, ऑलरेडी इंस्टॉल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें कई सारे चीजें थी प्ले स्टोर के थ्रू जो ऑलरेडी वहां पर वो इंस्टॉल कर रहे थे। तो अब वहां पर वो नहीं चलेगा इनका, तो यहां पर कहीं ना कहीं अब बिजनेस मॉडल इंडिया के अंदर में चेंज किया जा रहा है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जब से ये जीत गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, तब से यहां पर गूगल को यहां पर ये चीजें चेंज करनी पड़ रही है कि एंड्रॉयड सिस्टम जो रहेगा उसके अंदर में कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो ऑलरेडी उसके अंदर में इंस्टॉल रहेगी, डिफॉल्ट इंस्टॉल कुछ नहीं रहेगा। किसी को यूज करना है तो गूगल वो डाउनलोड कर सकता है, यानी कि गूगल डिफॉल्ट इंजन आप लोग डाउनलोड करके दोगे यहाँ पर, सर्च इंजन उसको जो करना है वो अपने आप खुद से यूज कर सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि इन सब चीजों से गूगल क्या करता है, उसका सिस्टम आ गया तो वो रिवेन्यू यहाँ से एक तरीके से लेकर जाएगा, उसको तो फायदा देखने को मिलेगा, तो वो अपने फायदे के बारे में यहाँ पर बात करता है। गूगल की पेरेंट कंपनी पता है कौन सी है, बताना, देखता हूं कौन कौन यहां पर बता पाता है। तो यहां पर इसको अभी यहां पर देश के अंदर में सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो ये एक काफी बड़ा एक यहां पर चेंज आप लोग बोल सकते हैं जो कि अप्रिशिएट करने लायक है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अरे हाँ, पहले वाली न्यूज में एक चीज तो रह गई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा। स्टेब्लिश किया गया था 1965 में, ठीक है, और यहां पर हेडक्वार्टर उसका न्यूयॉर्क में देखने को आप लोगों को मिलता है। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बेसिक पर्पज तो वही था बताने का कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो कौन प्रस्तुत करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रस्तुत करता है, ये याद रखना। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वैसा, फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से बन गया, ये तो सुना ही नहीं था। सुनोगे कैसे जब लेक्चर नहीं देखोगे, तो लेक्चर देखो, डेली सुनोगे, ठीक है। तो ये काम जरूर देखना, ठीक है। अब बात करेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, जैसे कि देश के अंदर में 15 साल से पुराना जो व्हीकल है 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा और स्क्रैप के अंदर उसको भेज दिया जाएगा, यानी क्यों नहीं कहते पीठ में कटवा दो, वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि सभी व्हीकल को यहाँ पर भेजा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा कि उसकी हालत कैसी है, अगर लग रहा है कि अच्छी है तो वहाँ से उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, उस सर्टिफिकेशन मिलने के बाद में फिर चीज़ें चेक करेंगे, तब जाकर यहाँ पर भेजा जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। पता चला आप लोगों ने यूज़ ही नहीं कर रखा है, 20,000 चला रखी है, 4 साल से खड़ी हुई है, ठीक है, तो वो नहीं जाएगी। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फिल्म फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। तो ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फिल्म फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पर देखने को मिला आप लोगों को, ये यहाँ पर मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर में। तो स्टार लगा लेना, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं आज के डेट में, इंडिया और पाकिस्तान साथ में मेंबर बने थे, ठीक है। तो ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो रेड्स करके है वो यहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर भी अलग है और इसका अलग है, देखना जरूर इसके बारे में। किसी दिन मौका मिलेगा फिर से रिवीजन करा दूंगा, वैसे टॉपिक कई बार डिस्कस कर चुका हूं पहले, टेंशन मत लिया करो, रेगुलर सुनोगे तो वो चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहेंगी। करंट अफेयर होता ही है कि टाइम टू टाइम न्यूज़ में आता रहता है। G20 इतनी बार न्यूज़ में आ चुका है, आगे भी न्यूज़ में आएगा ये। अगर 6-7 महीने आप लोग रेगुलर लेक्चर सुनते हो ना, तो कोई भी चीज़ आप लोग की ऐसे नहीं लगेगी एग्जाम में बैठोगे जाकर कि यार ये कहाँ से आ गई, ये तो सुनी नहीं है, ऐसा कैसे हो गया यार, ऐसा नहीं होने दूंगा यार, टेंशन मत लेना, ठीक है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियर किए गए हैं 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस द जो स्ट्रेटेजिक एरिया में। तो टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़ा उद्योग है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइए। मिनिस्ट्री जो यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्टअप हब और मेटा शॉर्टलिस्ट किए गए 120 स्टार्टअप इनोवेटर के लिए यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में हमारे देश में बेसिकली स्टार्टअप के ऊपर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। देखिए मुद्दा क्या है, आज की डेट में गवर्नमेंट स्टार्टअप के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही है, तो उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो हैं वो सरकारी जॉब में न आए, सरकारी जॉब के पीछे लोग पड़े रहते हैं। सरकारी जॉब से हटकर लोगों को गवर्नमेंट चाह रही है कि कम से कम कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट करें जहां पर वो खुद से अपना कुछ डेवलप कर सकें, ना कि यहाँ पर इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो ये बेसिक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके की चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसलिए यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात जो है सरकार के द्वारा बार बार की जा रही है। एक शब्द है इसमें, इसलिए लिखा हुआ है XR। XR का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। तो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। तो इसको यहाँ पर MSHB बोला जा रहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका स्टार्टअप हब। तो इस शॉर्ट नाम से भी यहाँ पर इसको पुकारा जा रहा है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 9 ऑफिशियल एक्ट जो है बात की जा रही है कि फ्राइडे को नोटिफाई किया गया 9 ऑफिशियल
कि वो एक्ट कर रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ गवर्नेंस अपलेट कम्युनिटी। कल को कोई दिक्कत होती है तो जाओ यहाँ पर ये उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। सेंटर जो है प्रिपेयर कर रहा है 41,000 करोड़ इंटरनेशनल ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये ग्रेटर निकोबार के अंदर में। तो बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में अपने ही देश में बहुत बड़े बड़े हब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं आप लोग अप्रिशिएट इनको कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अपने ही देश पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ग्रेट निकोबार के अंदर में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ये एक तरीके से पोर्ट का डेवलप आप लोग बोल सकते हैं, उसके बेस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो भी हम यहाँ पर कवर की गई। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया है निधि आपके, यहाँ निधि आपके निकट। ठीक है, तो ये काफ़ी जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे तो पूछ लेंगे कि क्या हो गया। ईपीएफओ का नाम आप लोग जानते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो निधि आपके द्वारा जो प्रोग्राम है उसका टारगेट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जाए देश के अंदर में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कैंप लगाए जाए। तो उसके चलते यहाँ पर ये काम कर रहे हैं देश के अंदर में। तो टारगेट है लगभग 685 डिस्ट्रिक्ट देश के अंदर कवर करने का। तो ये एक तरीके से कनेक्टिविटी का प्रोग्राम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं देश के अंदर में इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो कस्टम है सीबीआईसी यहाँ पर सेलिब्रेट कराया इंटरनेशनल कस्टम डे। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, थीम क्या थी ये आप लोग बताइए। गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर किए गए 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें यहाँ पर 32 करोड़ की बात की गई की स्ट्रेटेजिक एरिया में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे ही देश के अंदर में हम लोग एक तरीके से डेवलपमेंट लेकर आ पाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया फाइनेंशियल रेगुलेशन, जिसके तहत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फूड सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जाएगा देश के अंदर में। खाना देश बॉडी के अंदर में सही जाता है ना, तो वो चीजें सही रहती हैं, वरना बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के द्वारा एमओयू साइन किए गए, काफी डिटेल में यहाँ पर ये 5 साल में आने वाले टाइम में और चीजें देखने को मिलेगी। इंडिया और साउथ अफ्रीका भी साइन कर रहे हैं लॉन्ग पेंडिंग एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पर 12 चीता देश के अंदर में लाए जाएंगे। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कहाँ से चीता जो है वो देश के अंदर में लाए जा रहे हैं। कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से डिटेल में आंसर दिए जाते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। देखो जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, अगर आप लोग उसका ढंग से आंसर देते हो तो आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, आप लोग चीजों को लिख लेते हो एक बार, तो इससे आप लोगों को चीजें लंबे समय तक याद रहती है। तो एग्जाम में जब जाकर बैठोगे ना तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये काम जरूर किया करो, ताकि जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोग उसका आंसर दो तो फील करो आप लोग अंदर से कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे देश के अंदर में मध्य प्रदेश के अंदर में भी आप लोगों ने देखा यहाँ पर नामीबिया से हम लोग लेकर आए थे। ठीक है, एक तरीके से चीता को लोकेट करने का प्रोजेक्ट चीता हमारे देश के अंदर में चलाया गया था। नेशनल जो टाइगर ये एक तरीके से यहाँ पर ये एनटीसीए के द्वारा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिले थे, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाती है। ठीक है, एनटीसीए क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई। ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो नाम है यहाँ पर जेफ जिन। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है एक तरीके से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेम लिया है जेफ जिन, जो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होगा कोरोना रेस्पॉन्स के लिए व्हाइट हाउस के अंदर में। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन ये अभी भी चीजों को लेकर सतर्क है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, 15वें नंबर की ब्रिक्स समिट जो है वो अगस्त के महीने में साउथ अफ्रीका के अंदर डरबन में देखने को मिलेगी। स्टार लगा लेना। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह है कि ये अभी नहीं आगे भी न्यूज में आने वाली है, और ब्रिक के अंदर में चाइना और इंडिया आमने सामने आकर बैठेंगे। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे बाद में ऐड हुआ था, स्टार्टिंग में 4 कंट्री थी जिसको ब्रिक बोला गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बार डिस्कस किया इसके बारे में, आगे भी न्यूज में आएगा, देख लेना। अभी तो फिर से डिस्कस कर लेंगे बैठकर डिटेल में इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत ही अच्छे से। तो कंफ्यूज आना नहीं है, एंजॉय करते रहो बस लेक्चर को। ओके, कहीं डाउट हो तो पूछ लिया करो मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लिया करते, टेंशन को पेंशन देके मजे करो। छोटू टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक अटेम्प्ट करो, फिर देखता हूं आंसर किस तरीके से आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। नेम ऑफ द क्लस्टर, जो नेम ऑफ द क्लस्टर जो ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन जैसे कि आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन ऐप, जेम, जीएसटीएन, ये सारे, ये बेसिकली यहाँ पर उस क्लस्टर का नाम आप लोगों को बताना है, जिसके तहत यहाँ पर और अच्छे लेवल पर ऐसी कुछ चीजें डेवलप करने की बात की जा रही है। भारत ई प्लेटफॉर्म, इंडियन स्टैक, ई भारत, डिजिटल भारत, डिजी भारत बेसिकली। ये फिर बता दो आप लोगों को, ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, इसके बारे में डिस्कस किया था, बताऊंगा फिर से। ठीक है, ये तो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है काफी डिटेल में। राइट टू वोट जो है वो किस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है, मतलब फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर लीगल राइट है। तो क्या है बताइए आप लोग, देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है कि पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजन इन इंडिया, कैबिनेट के पास में, पार्लियामेंट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, या फिर लॉ कमीशन के पास में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आंसर दीजिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो कुना नेशनल पार्क है वो कहां पर सिचुएटेड है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो ये आप लोगों को बताना है। ये हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कौन से गवर्नर जनरल थे वो जो फेमस है इफिशिएंट इंडोलेंस के लिए, यानी कि एक तरीके से कुशल आलस नीति के लिए, यानी कि इस इंसान ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। खासकर अफगानिस्तान के मुद्दे पर यहाँ पर ये बोला गया था इनके बारे में। बात की जा रही है लॉर्ड, ये है एलन ब्रो। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट बात की जा रही है जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट बात की जा रही है लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर क्या है ये बताना है। सी सेट का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो और फिर आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा। पर लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं होप आइलैंड। होप मतलब आशा, आशा की किरण। तो ये जो आइलैंड है, साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो बताएंगे, बड़ा ही प्यारा सा आइलैंड है। ये देखो कितना शानदार लग रहा है, लग रहा है कहीं विदेश में है, ऐसा नहीं लग रहा है अपना ही देश है पहचानो, ठीक है। तो अपने ही देश के अंदर में ये आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा कायकानाडा वाले एरिया में। ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आप लोगों को नजर आएगा। मैप में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये जो लोकेशन है किसके पास में है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश के पास में आप लोगों को यहाँ पर इसकी लोकेशन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, बे ऑफ बंगाल में काफी फेमस ये आइलैंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है होप आइलैंड, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो ईस्टर्न जो कोस्ट है इंडिया का, उसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी, और बाकी किस किस ने इसको विजिट किया कभी बताना। मेरा तो मन हो गया यार देखकर, मैंने कहा वाओ कितना ब्यूटीफुल एरिया है, विजिट करना चाहिए बाकी आप लोग बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, इसके बाद में आप लोग की वोकैबुलरी कवर करेंगे, एक एक कर पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेसिकली भारत, ये बेसिकली इंडिया स्टेक। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर कि इंडिया स्टेक जो है वो एक मल्टी लेयर क्लस्टर डिजिटल सॉल्यूशन हमारे देश में डेवलप किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर हम लोग आज की डेट में कहीं ना कहीं वर्ल्ड को भी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं इसके चलते, ठीक है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, तो यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है आबू धाबी में होगी नेक्स्ट मंथ, उसमें काफ़ी फोकस इसके ऊपर दिए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है, अभी आगे भी न्यूज़ में आएगा, टेंशन मत लेना। ये मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था इसके बारे में, किस किस को याद है बताना। और आर्टिकल तो मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा, क्योंकि उस टाइम पर मैंने आर्टिकल भी पूछा था आप लोगों से, मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोगों से पूछूंगा। तो बताइए राइट टू वोट जो है वो कैसा राइट है? फंडामेंटल राइट है? नहीं है। नेचुरल राइट है? नहीं है। लीगल राइट है? नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? हाँ, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है कि 25 जनवरी को हम लोग राइट टू वोट सेलिब्रेट करते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग जो है वो वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोल दिया तो कौन सा आर्टिकल है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है सरासर, आप लोगों को काफ़ी डिटेल में मैंने बातें डिस्कस की थी कि कोई भी ऐसी बात जो है वो ओनली पार्लियामेंट के हाथ में होगी, ठीक है। पार्लियामेंट सोवरन है हमारे देश की, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बातें पार्ट सेकंड में, ये तो याद रखेगा, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। भूल मत जाना, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, कन्फ्यूजन में मत रहना। सिटीजनशिप एक्ट है हमारे देश का 1955 का, जिसके बेस पर सिटीजनशिप के बारे में हम लोग बात करते हैं। पॉलिटी के साथ में जाकर रिवाइज कर लेना चैप्टर को, और जो भी लेक्चर देखते हो पॉलिटी का, उसके नीचे डन लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन कितने पानी में है। बहुत सारे बच्चे वीकेंड में डन लिखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस लेक्चर के नीचे बता दिया करो, कोई भी डाउट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा करो तो डन, और कोई डाउट होगा तो डाउट लिख दिया करो और पूछ लिया करो उसको, यार टेंशन नहीं लिया करते, टेंशन नहीं लेके जाना, ठीक है। कौन से गवर्नर जनरल थे? तो नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी है क्या सच्ची में? मुच्ची, सच्ची मुच्ची नहीं बताओ क्या है फिर? लॉर्ड लॉरेंस है, ठीक है। तो ये क्यों थोड़ा सा फोकस दे रहा हूँ, इसलिए फोकस दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है यहाँ पर। लॉर्ड लॉरेंस साहब जो हैं वो अफगानिस्तान की नीति पर, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना तो हेल्प कर रहे हैं ना ही किसी को रोक रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो अफगानिस्तान के सक्सेशन में, मतलब मजे ले रहे थे अपने बैठ के। तो इसलिए इनको उस टाइम पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था एडनबर्ग, तो उनके द्वारा एक एडनबर्ग रिव्यू किया गया जिनका नाम था JWS वेले। तो उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया इसके अंदर में, उसमें बोला कि ये इंसान मस्त मौला है जिंदगी में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें कहते हैं कि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन बन चुका है आज की डेट में, वही वाली बातें हैं।
सीसेट का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा। आंसर क्या होगा? आंसर इसका सी, 11.7। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। बाकी मैथ बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का हो ही गया, ये अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में, तो अपनी कमर कस लो, ठीक है यात्रीगण, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम लोग अंग्रेज बनने वाले हैं। तो नए शब्द, नया जोश, कुछ नया सीखेंगे, बिल्कुल रखेंगे होश, इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रोज नए 5 शब्द जो कि सिखाएंगे आप लोगों को अंग्रेजी और बनाएंगे अंग्रेज, ठीक है। उन्हें कहते अंग्रेज कहते थे कि खाल और मांस से इंडियन रहेंगे, पर लेकिन अंदर से इनको अंग्रेज बना देंगे हम लोग, ठीक है। फिर भी हम लोग भारतीय रहे, हम हैं तो आखिर भारतीय ना। तो 5 नए शब्द सीखते हैं यहाँ पर। पहला शब्द है रूडिमेंट्री। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, याद रखना, बोलना मत। फिर आंसर राइटिंग में मस्त आंसर राइटिंग करोगे अगर शब्द होंगे आप लोगों के पास में लिखने के लिए। रूडिमेंट्री होता है बेसिकली मौलिक। मौलिक मतलब कहते हैं एक तरीके से प्रारंभिक, जिसकी वजह से चीजें स्टार्ट होती है। बेसिक, एलिमेंट्री, इंट्रोडक्टरी, सारे शब्द इसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अपोजिट क्या होगा भाई साहब? एडवांस वर्जन, डेवलप हो गया, इवोल्व हो गया, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका अपोजिट शब्द। एक बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कि हर एक शब्द पर सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। सोचो आप लोग उसके सामने टिक पाओगे? उस बच्चे के सामने आप लोग अपने आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। कंपटीशन आप लोग खुद डिसाइड करते हैं कितना कंपटीशन आप लोगों के सामने रहना है। तो इसलिए इंसान की मेहनत के सामने कोई टिक नहीं पाता है। अगर ढंग से मेहनत करोगे तो आपके सामने भी कोई टिक नहीं पाएगा। ओके, कई बार ना यार पढ़ाता तो आप लोगों को, पर आप लोग झूठा साबित कर देते हो मुझे। इसको बोलते हैं ब्लाइंड। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था। झूठा साबित कर देना एक तरीके से, ऐसा बोला जाता है यहाँ पर एक तरीके से कि हाँ प्रूफ कर देना टू बी फॉल्स, तो इसको बोलेंगे ब्लाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है निटी ग्रिटी। तो एक तरीके से निट्टी ग्रिट्टी का मतलब होता है दैनिक टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, रेगुलरली जो चल रही हैं छोटी छोटी मोटी बातें, काइंड ऑफ जो चीज़ें आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। या आप लोग बोल सकते हैं कई बार अलग अलग शब्द भी यूज़ कर लिए जाते हैं। वैसे अगर आप लोग इसको देखेंगे तो कई बार इसको दैनिक या फिर बुनियादी तथ्य भी बोल देते हैं। एवरीडे में जो चल रही हैं चीज़ें उनको बोल देते हैं, ठीक है। बाकी इसके अपोजिट में जाएंगे तो ऐसा लगेगा यार दैनिक तो ही नहीं, ये तो रेयर है भाई साहब, अनकॉमन है भाई साहब, वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, यह है स्वेल्टरिंग। तो इसका मतलब होता है तपती गर्मी का मौसम आया, अभी सर्दी है, बाद में गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, ऐसे चलती रहती है। तो बात की जा रही है हैविंग ए नोटेबली हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो वो वाली बातें आप लोग बोल सकते हैं, एकदम उबल गए भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट है बैनल। ये होता है बेसिकली मामूली, ठीक है। तो एक तरीके से मामूली शब्द यूज़ किया जा रहा है वैसे यहाँ पर लेकिन अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो कई बार यहाँ पर अलग तरीके से तुच्छ वर्ड भी यूज़ कर देते हैं ना, तुच्छ प्राणी। तो साधारण बोल सकते हैं आप लोग, सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात कीजिए सो लैकिंग इन द ओरिजिनलिटी, ठीक है, उसकी ओरिजिनलिटी नहीं है उसके अंदर में, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो शब्द है सेंटेंस, कम से कम एक सेंटेंस तो फॉर्म कर ले करो, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए, मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाए, जैसे मम्मियाँ बोलती हैं घर में। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, इंपॉर्टेंट है या फिर वैसे ही बस लग रहा था कि ठीक है चल रहा था। आईएएस खुशी के द्वारा बहुत ही प्यारे आंसर दिए गए हैं, जाकर देखना, आप लोग भी दिल खुश हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं। अपना शेड्यूल आप लोग भी लिखने की कोशिश करना और फीडबैक दे दिया करो जैसा भी आप लोगों को लगता है लेक्चर। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में मैंने पूछा था, तो नोवाक जोकोविच के द्वारा अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया है, उनके द्वारा अभी 10वां ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता गया है और 22वां ग्रैंड स्लैम जीता गया है। तो सैल्यूट है हर बंदे को, पहली बार इनको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं करने दी थी कोविड-19 की वजह से, अब की बार बंदा बोला कि अब रोक के दिखाओ मुझे, रोक सको तो रोक लो। पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज ले। बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, यहाँ पर सारे चीज़ें आप लोगों के सामने बेसिकली खुली किताब है। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह तो कतई यूज़ नहीं करनी है भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखियो, है तब तक मैं हूँ, परेशान मत हो जाइयो, सुबह फिर मिलूंगा पूरे जोश के साथ में, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।